हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा इनइक्वालिटी का अगला लेक्चर और लास्ट लेक्चर में अपन ने होमवर्क दिए थे आपको कुछ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फ़ोन करके आप पूछते, बट आपने नहीं पूछे तो उम्मीद करूँगा आया होगा, या तो आप लेक्चर नहीं देखे। अगर आ गया बहुत अच्छी बात है, होमवर्क भी बनाए होंगे आपने। अगर नहीं आया, लेक्चर नहीं देखे, तो क्या कर सकता हूँ बताइए। तब तो आपका इंतज़ार करना होगा, आप जब करेंगे तभी करेंगे अपन। चलिए, होमवर्क जो है वापस अपन डिस्कस कर देते हैं। और इसका फायदा ना उठाए कि सर जो है जो भी होमवर्क देते वो तो करके दे देते क्लास में, तो अपन करके क्या करें। जी नहीं, ठीक है। ऐसे काम, ऐसे गंदे काम नहीं करना है। अगर होमवर्क दिया जा रहा है वो प्रॉपरली करना चाहिए। और जो चीज आपको सेलेक्ट कराएगा ना, वो क्या होगा पता है आपको? जो 100 में 100 दिलाएगा आपको 12th में और सेलेक्ट कराएगा आईटी में, वो क्या है पता है? वो है डिस्कशन। होमवर्क डिस्कशन जितना तगड़ा होगा उतना ही अच्छे से क्लास करते। क्यों आप क्लास करते हो? उसी चीज के लिए। मेरे लिए तो, मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मेरे लिए सबसे इफेक्टिव चीज मेरा पढ़ाना, ये वो इधर उधर की बातें सब छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कशन। क्योंकि डिस्कशन के थ्रू ही पता चलता है जो टॉपिक जो है वो आपकी कितना ग्रिप में है। समझ में आ रहा है ना? ये सवाल को मान लीजिए आपने कुछ एक तरीके से सोचे, है ना, अपन यहाँ पे और 2 तरीका बता दिए, तो कुल मिलाकर के आपको 3 तरीका पता चल गया। ठीक है ना? तो कितना फायदा है ना भाई। तो वही है डिस्कशन का मतलब। जो सवाल आपसे हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ना देखो। देख लो एक बार, देखने में 2 से 3 सेकंड लगता है। समझ में आ रहा है ना? जस्ट एक बार देख लो। अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है, अडॉप्ट करो उसको। अगर पुराना सीखने को मिल रहा है, कुछ नया मिल नहीं रहा है, हटा दो उसको साइड से। समझ में आ रहा है ना? बस काम खत्म। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसी प्रकार से काम करना है। जहां से जो भी सीखने को मिलता है ग्रिप में लाओ। समझ में आ रहा है? क्लियर? और सबसे बढ़िया पॉइंट जो डिस्कशन के थ्रू पता चलता है वो क्या है कि मान लो कोई सवाल आपसे नहीं हुआ, तो आपने होमवर्क करते वक्त कौन सा चीज सोच लिए थे जो आपसे वो क्वेश्चन नहीं बना। आपका अप्रोच क्या था, बट सर ने इसको किस तरीके से सोच लिया कि सर का इतना आसानी से वो क्वेश्चन हो गया। समझ में आ रहा है ना? उस डिफरेंस को अगर पॉइंट आउट करते जाओगे तो वो आपका लर्निंग नेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। और धीरे धीरे आपका तैयारी जो है वो कहां से कहां तक पहुंच जाएगा, आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। मुझे तो रीडर में हूं, मुझे पता चलेगा, बट एट द एंड आपको पता चलेगा आपके एग्जाम्स के बाद। ठीक है? तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, इधर आपको आरएचएस में तो 0 दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सेकंड रूल का काम करना है, दैट इज एलएचएस को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर देना है। सही बात है। चलो, अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि पहले 3 चीज का एलसीएम कैसे ले सर, पहले 2-2 करके लेते हैं। सही बात है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, तो पहले 2-2 करके लो, है ना? तो x+1 इंटू ये कितना हो गया? x² माइनस x+1। सही बात है। तो ये कितना हो जाएगा? 2x+2 माइनस ये कितना होगा? x² प्लस माइनस x² प्लस x माइनस 1। सही बात है। क्लियर है भाई? चलो आगे देखते हैं। माइनस ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x³ प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? चलो, तो यहां तक अपन ने क्या सॉल्व कर दी। तो ये देखो, ये क्या बन गया? ये अपने आप में x³ प्लस 1 का फैक्टराइजेशन है ना, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया आपका x³ प्लस 1, और ऊपर वाला क्या बन जाएगा? 2x प्लस x, 3x माइनस x² प्लस 1। ठीक है, और इधर अपने को मिल रहा है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x³ प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही बात है। चलो एलसीएम ले लेते हैं अपन। तो x³ प्लस 1 आ गया एलसीएम, और इधर ऊपर कितना आ जाएगा? 3x माइनस 2x बचेगा। बोलो, x बचेगा, माइनस x² तो रह जाएगा, और इधर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 वो कितना होगा? प्लस 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही बात है। माइनस कॉमन ले लेते हैं यहां से, नहीं माइनस कॉमन ले लेते तो ये x² माइनस x माइनस 2 हो जाएगा। नीचे वाले को भी तो लीनियर फैक्टर में एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 फैक्टराइज कर दिया आपने। समझ में आ रहा है? अब इस माइनस मलाई को हटाने के लिए आप क्या करोगे? दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा ना, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अभी इस नलायक के बारे में देखो। समझ में आ रहा है ना? इसके बारे में देखो, इसको तो आप इजीली फैक्टराइज कर लोगे। बोलो कैसे? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। दिख रहा है? आसानी से दिख रहा है। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 करते ही आ जाएगा। नीचे आपका x प्लस 1 है, और इधर x² माइनस x प्लस 1। बोले सर इसको फैक्टराइज तो नहीं कर पा रहे, रूट्स निकाल रहे तो इमेजिनरी आ रहा है। अगर रूट्स निकाल रहे हैं और इमेजिनरी आ रहा है, मतलब सर ने बोला था कि फॉर ऑल x ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। देख लेते हैं ये पॉजिटिव हो रहा है या नहीं। x² माइनस x प्लस 1, तो ये कितना होगा? 2 इंटू एक्स इंटू हाफ प्लस 1/4 प्लस 1, और 1/4 को एक्स्ट्रा लाया ना अपन ने,
1/4 को अगर एक्स्ट्रा लाए तो घटा देंगे उसको -1/4 करके। समझ में आ रहा है? बोले ये कितना होगा, ये x माइनस हाफ का होल स्क्वायर होगा सर, प्लस 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। बोले ये फॉर ऑल x, ये परफेक्ट स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव, प्लस 3/4 करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमेशा 3/4 से बड़ा, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कितना, 3/4 है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू। तो इसका मिनिमम वैल्यू अगर 3/4 है तो ये बोले तो हमेशा पॉजिटिव। x का कोई भी रियल वैल्यू अगर पुट करता हूं, क्या बोला, x का कोई भी रियल वैल्यू, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, x का कोई भी रियल वैल्यू, क्योंकि पूरा पूरा सिस्टम किसके लिए सॉल्व हो रहा है, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए सॉल्व हो रहा है। So for any real values of x, for all x belongs to any real number, we have x minus half का whole square plus 3/4 is always greater than equal to 3/4। इक्वल टू क्यों लिखा, बिकॉज कभी ना कभी ये जीरो तो हो सकता है ना, देखिए x का वैल्यू हाफ डालेगा तो ये जीरो होगा, 0 प्लस 3/4 कैन बी इक्वल टू 3/4। तो ये हमेशा पॉजिटिव है। अगर ये नालायक पॉजिटिव है तो इसी फैक्टर से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा, और ये दोनों तो कैंसिल होने के लिए तैयार है। तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, बोलो, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 लेस देन इक्वल टू 2 होगा, x लेस देन इक्वल टू 2, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से कहां तक होगा, 2 तक होगा। ठीक बात है। अभी सर ने बोला था कि इक्वालिटी चेक करना है, अभी सॉरी यहां पे तो अपन ओपन लगाएंगे, इक्वालिटी चेक करना है। तो इक्वालिटी है मतलब न्यूमरेटर 0 हो सकता है, तो इसको फैक्टर फॉर्म में कहां पे एक्सप्रेस किया था, यहां पे। तो न्यूमरेटर अगर 0 हो सकता है तो क्या क्या हो सकता है, x इक्वल टू 2 भी हो सकता है और x इक्वल टू -1 भी हो सकता है। तो x इक्वल टू 2 पे तो आपने क्लोज लगा दिए, और -1 तो इसके अंदर इंक्लूड हो गया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। -2 और 1 दोनों में न्यूमरेटर 0 हो रहा है, तो आंसर में दोनों इंक्लूड होना चाहिए, बिकॉज इक्वालिटी प्रेजेंट है तो इंक्लूड हो गया। -2 पे क्लोज लगा दिया, और -1 तो माइनस इंफिनिटी से 2 वाले इंटरवल के अंदर घुस के बैठा है। उसके बाद अगर अपन डिनोमिनेटर को देखें, तो मैंने आपको हमेशा बोला था डिनोमिनेटर ओरिजिनल एक्सप्रेशन में देखना चाहिए। तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन में अगर आप देखोगे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसका जो फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 इंटू यही फैक्टर आएगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो बस x प्लस 1 का टेंशन है, तो x प्लस 1 का अगर टेंशन है तो x क्या नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर देख करके आप अगर बोलोगे तो x प्लस 1 वाला फैक्टर कैंसिल हो गया था, इसीलिए मैंने बोला था कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देख करके डिनोमिनेटर के बारे में सोचना, अदरवाइज आप उल्लू बन जाओगे। समझ में आ रहा है ना, फैक्टर जो कैंसिल हो रहा है वो अगर आपको याद रह जाता है बच्चा तब तो ठीक है, अदरवाइज आप पहले वाले एक्सप्रेशन को देख करके चेक करोगे तो कहानी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर को देख करके ये पता चल रहा है कि जनाब x का वैल्यू अगर -1 अपन डाल दिए तो पूरा पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से -1 को अपने को क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। तो -1 पे क्या लगा दी, ब्रेकिंग लगा दी, विच इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी, व्हिच मींस these are the possible set of values of x for which the given expression is always non-negative or the given inequality always holds। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। यही वो x के आंसर है जिस x के आंसर के लिए ये एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक बात है। उम्मीद करता हूं ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बनना चाहिए था, और बनाए भी आप बहुत जने मेरे को भेजे होमवर्क, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नया चीज क्या है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नंबर 2 में क्या दे रखा है, x टू दी पावर 4 बाई एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक बात है, ठीक बात है, समझ में आ रहा है ना। चलो तो RHS 0 बना हुआ है, LHS प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बना हुआ है विद लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, वो भी ओके है। ठीक है, थर्ड रूल पे चलते हैं। वो क्या बोलता है, नंबर लाइन में प्लॉट करो, रूट्स को नंबर लाइन में प्लॉट करो। कर दिया रूट्स को नंबर लाइन में प्लॉट, समझ में आ रहा है। अभी इधर प्लस, राइट मोस्ट में प्लस लगाते हैं हमेशा, फिर 2 पे आएंगे, दोनों का पावर इवन है, मतलब साइन कभी चेंज होगा ही नहीं, मतलब इधर भी प्लस इधर भी प्लस, और आपको चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब पूरा हो जाएगा क्या आंसर, पूरा हो जाएगा ना। देख प्लस 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 ग्रेटर देन 0 चाहिए तो पूरा हो जाएगा ना आंसर। चलो तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू r। बट ध्यान रखो आपने इक्वालिटी या फिर डिनोमिनेटर चेक ही नहीं किए, इक्वालिटी यहाँ पे नहीं है, मतलब न्यूमरेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। न्यूमरेटर 0 कहां पे होता है, x इक्वल टू 0 पे न्यूमरेटर 0 होगा, बट यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे न्यूमरेटर 0 हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे इनइक्वालिटी मतलब इक्वालिटी प्रेजेंट नहीं है। तो x इक्वल टू 0 आंसर में नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो ये 0 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, जो कि गलत बात है।
तो आंसर में से किसको हटना चाहिए? 0 को मैंने हटा दी। समझ में आ रहा है ना? दूसरी बात, आप फिर से देखोगे, अगर डिनोमिनेटर चेक करने जाओगे तो डिनोमिनेटर देखोगे x इक्वल टू 2 पे अनडिफाइंड हो रहा है, तो डिनोमिनेटर अगर x इक्वल टू 2 पे अनडिफाइंड हो रहा है तो 2 भी हटना चाहिए आंसर से, तो 2 को भी हटा देंगे, है ना? सेट बना दिया, दो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट का सेट बना करके रियल नंबर का सेट से उसको हटा दिया। ये r किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स में से डिफरेंस कर दिया 0,2, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसी चीज को, इसी आंसर को आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हो। बोले कैसे सर? ऐसे लिख दो ना, माइनस इंफिनिटी से 0, 0 पे ब्रेकिंग करो, यूनियन 0 से कहां तक? 2, यूनियन 2 से इंफिनिटी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो अभी तो ऐसे ऐसे कर लो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में बिल्कुल सही है। 3 महीना बाद मेरे को ऐसे जवाब देना है। देखो सर, इसमें कुछ नहीं करना है, ना ही पेन चलाना है। x टू दी पावर 4, x टू दी पावर इवन डिग्री, हमेशा क्या होता है? x का कोई भी वैल्यू रखो, x टू दी पावर इवन डिग्री पॉजिटिव, x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसका इवन डिग्री, इसका भी इवन डिग्री, हमेशा क्या? पॉजिटिव। बोले सर पॉजिटिव बाई पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा ही ना, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव तो ग्रेटर देन 0 होगा ही ना, तो x का कोई भी वैल्यू पुट करो, आंसर तो सेटिस्फाई होगा ही होगा, मतलब x बिलोंग्स टू r। फिर डायरेक्टली दिमाग में चेक कर लेंगे इक्वालिटी और डिनोमिनेटर वाला कंडीशन। 0 नहीं आना चाहिए और 2 नहीं आना चाहिए, मतलब आंसर हो जाएगा r माइनस 0,2। ये सब दिख जाएगा, है ना? फंक्शन खत्म होने दे, थोड़ी देर बाद ये सब दिख जाएगा, है ना? और ही करेंगे ये सारे क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, तो ये क्वेश्चन भी आपने बनाए होंगे अच्छे से। ठीक है, अगले क्वेश्चन में शायद आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा, एक्सपोनेंशियल इंक्लूड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो चलो कर देता हूं, कोई इशू नहीं है। चलो, यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत अगर आप सॉल्व करते हो इसको, है ना, लॉगरिथम किया वो थोड़ा बहुत तो आपको आना चाहिए यहाँ तक। यार थोड़ा बहुत अगर सॉल्व करते हो आप तो देखोगे कि अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो कुछ इस प्रकार से चीजें दिख रहा है। ये कितना हो जाएगा? 4 टू दी पावर माइनस x इंटू 4 टू दी पावर 0.5, सही बात है, माइनस 7 इंटू 2 टू दी पावर माइनस x माइनस 4 लेस देन 0, क्योंकि आप जानते हो कि आरएचएस को हमेशा 0 बना के रखते हैं। चलो कोई बात नहीं, 4 टू दी पावर 0.5 दैट इज कितना? 0.5 को अगर मैं हटा दूं तो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा ना भाई। और 4 टू दी पावर हाफ कितना हो जाएगा? मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, तुम स्टेप स्टेप में करोगे। ठीक है, 4 टू दी पावर हाफ कितना हो जाएगा? √4 का वैल्यू क्या होता है? प्लस माइनस 2 होता है क्या? ये ले एक मुक्का तेरे मुंह पे, समझ में आ रहा है ना? √4 कितना होता है? सिर्फ प्लस 2 होता है। ठीक बात है, चलो तो ये कितना हो जाएगा? 2। और 4 टू दी पावर माइनस x को मैं कुछ किस प्रकार से लिख सकता हूं क्या? पहले तो देख और तोड़ के लिख लेता हूं। ऐसे लिख सकता हूं 4 को 2 स्क्वायर होल टू दी पावर माइनस x, बराबर। समझ में आ रहा है ना? अभी a टू दी पावर m होल टू दी पावर n अगर है तो उसको a टू दी पावर mn लिख सकते हैं, और m और n को इंटरचेंज करके अपन क्या लिख सकते हैं? इधर माइनस x डाल सकते हैं और इधर 2 डाल सकते हैं ना भाई। और माइनस 7 इंटू 2 टू दी पावर माइनस x माइनस 4 लेस देन क्या? 0। समझ आ रहा है मेरी बात? अभी अपन क्या कर देंगे यहाँ पे? 2 टू दी पावर माइनस x को क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 2t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 4 लेस देन 0। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? इसको t सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि जब तक मेरे को t का वैल्यू नहीं मिलेगा तब तक तो मैं x का वैल्यू नहीं निकाल सकता ना। समझ में आ रहा है? क्यों? ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने के वक्त भी तो आप सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो। और लास्ट लेक्चर में जो किया था, बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, तो एक क्वाड्रेटिक दूसरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर घुस के बैठा था, तो उसको सब्स्टिट्यूट करके t का वैल्यू पहले निकाला था, फिर x को सॉल्व किया था। समझ में आ रहा है ना? तो डायरेक्टली अपन यहाँ पे नहीं कर सकते, आप देख के समझ सकते हो, इतना आइडिया आपको लगा होगा। तो अपन t को सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो 2t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 4 हो गया। तो ये कहानी क्या बनेगा? 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस t माइनस 4 लेस देन 0। सही बात है? तो ये t माइनस 4 हो गया और ये 2t प्लस 1 लेस देन 0 हो गया। सही बात है? चलो, तो यहाँ पे अपन माइनस हाफ डालते हैं, यहाँ पे अपन 4 डालते हैं, तो ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो t का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा? t का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा? बोलो। t का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा माइनस हाफ से कहां तक? 4 तक। ठीक है, बिकॉज दोनों फैक्टर के पावर ऑड है ना, तो प्लस माइनस प्लस डायरेक्टली चेंज होता है। t कौन है आपका? t कौन है? t है 2 टू दी पावर माइनस x। ठीक है, अभी बहुत बच्चे यहाँ पे आकर के फंस गए, मेरे को पता। यहां तक आप कर लोगे, यहाँ पे आके फंसोगे। क्यों? अभी ध्यान से सोचो। 2 टू दी पावर माइनस x जो टर्म है वो अपने आप में क्या है? वो अपने आप में एक पॉजिटिव टर्म है ना, सोचो ना। बिकॉज a टू दी पावर x का वैल्यू मैंने आपको बताया था लॉगरिथम पढ़ाने वक्त, उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है? a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है और नॉट इक्वल टू 1 होता है, जानते हो। x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट y इज इक्वल टू, जब a टू दी पावर x लिखते हैं तो y का वैल्यू
दैट इज द वैल्यू ऑफ a टू द पावर x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a टू द पावर x? ये हमेशा जीरो से बड़ा होता है, इनफैक्ट जीरो भी नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, हमेशा जीरो से बड़ा होता है। अगर ये जीरो से बड़ा है तब तो ये माइनस हाफ से बड़ा होगा ही ना। अगर ये जीरो से बड़ा है तब तो ये माइनस हाफ से बड़ा होगा ही ना। तो इस पार्ट को सॉल्व करके कोई फायदा है क्या? ये पार्ट तो बेकार है, क्योंकि इस पार्ट का आंसर क्या हो रहा है? अगर आप इसको सॉल्व भी कर लेते हो तो क्या होगा? एक तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, और एक आपको ये मिलेगा, और बाद में आप दोनों का क्या लोगे? इंटरसेक्शन लोगे, क्योंकि सिस्टम ऑफ टू इनइक्वालिटी है, दोनों को सेटिस्फाई करना है तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे। बट आप ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करने से तो x बिलोंग्स टू रियल मिलेगा, बिकॉज 2 टू द पावर माइनस एक्स हमेशा माइनस हाफ से बड़ा होगा ही, क्योंकि वो जीरो से बड़ा है हमेशा, तो माइनस हाफ से तो बड़ा होगा ही ना, कोई भी नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? x का वैल्यू कुछ भी पुट करो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, मतलब x बिलोंग्स टू r। और r के साथ किसी भी चीज का इंटरसेक्शन अगर लोगे तो वो तो वही चीज आएगा ना, नहीं समझे? अगर r के साथ, ये तो r नहीं आएगा, ये तो r से छोटा आएगा, तो r से छोटा अगर किसी सेट के साथ रियल सेट का इंटरसेक्शन लोगे तो कौन सा आएगा? छोटा वाला ही तो आंसर में आएगा ना। कॉमन तो हमेशा छोटा वाला ही होता है, क्योंकि छोटा वाला r पे होगा, बट r पूरा पूरा तो उसमें नहीं होगा, तो आंसर जो होगा वो तो इधर वाला ही आएगा। इसीलिए बोला कि इसको सॉल्व करना ना करना क्या है? बेकार है। कंसेप्ट वाइज सोचो, ट्रिक नहीं सिखा रहा हूं कि ट्रिक भी कुछ नहीं होता है, सारे कंसेप्ट लॉजिक से निकलता है। समझ में आ रहा है ना? ये गंदा वर्ड है, इसको साइड करो, ठीक है? लोग बोलते, मास्टर लोग बोलते हैं ट्रिक छोड़ो ये सब, ठीक है, बट ये क्या है? इसको सॉल्व करना ना करना बराबर क्यों है? बोले तो इसीलिए सर कि इसको सॉल्व करने से x r आएगा और r के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर वही आएगा, तो सिर्फ उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे तो ही सफिशिएंट है। बट अगर यहाँ पे प्लस हाफ होता तब अपने को सॉल्व करना पड़ता, क्योंकि 2 टू द पावर माइनस एक्स हमेशा प्लस हाफ से बड़ा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो जीरो से बड़ा होगा। अगर यहाँ पे जीरो होता या फिर जीरो से छोटा कोई भी नंबर होता तो ठीक है, बट जीरो से बड़ा अगर कोई भी नंबर यहाँ पे बैठ जाए तो इस इनइक्वालिटी को भी आपको सॉल्व करना होगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लो, ठीक है? इसको क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर, ठीक बात है ना? 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहां से डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं माइनस एक्स जो है वो लेस देन 2। समझ में आ रहा है? बोले तो कैसे सर, कैसे ये सब आप सोच रहे हो? देखो, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी आपको फंक्शन में जाकर के पता चलेगा, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर के अंदर ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी उधर जाकर के आप ये चीज करोगे, ठीक है? बट मैं फिर भी बता देता हूं, a टू द पावर x1 अगर लेस देन इक्वल टू a टू द पावर x2 है, ठीक है? a टू द पावर x1 अगर लेस देन इक्वल टू a टू द पावर x2 है, तो x1 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू x2 होगा, और कभी कभी x1 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू x2 होगा। मतलब इनइक्वालिटी कभी कभी सेम रहेगा और कभी कभी चेंज हो जाएगा। वो मैंने शायद आपको लॉगरिथम में बताया था। वो कब होगा ऐसे? x1 लेस देन इक्वल टू x2 तभी होगा अगर आपका बेस जो है वो 1 से बड़ा है। बेस जो है वो क्या है? वो 1 से बड़ा है। समझ में आ रहा है ना? और ये इनइक्वालिटी रिवर्स कब हो जाएगा? अगर आपका बेस जो है ना वो 0 से 1 के अंदर है। बेस जो है ना वो क्या है? 0 से 1 के अंदर है। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक बात है। बेस जो है ना वो क्या है? 0 से 1 के अंदर है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे बेस जो है वो 2 है ना, 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी को मैंने चेंज नहीं किया, सेम रहेगा। अभी मुझे यहाँ से क्या निकालना है? माइनस एक्स को उधर भेज दे, तो ये x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इसका मतलब डायरेक्टली और नंबर लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं है, x ग्रेटर देन -2। या फिर दोनों तरफ आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर x बन जाएगा, इधर -2 बन जाएगा, और -1 से मल्टीप्लाई किए, इस वजह से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो इसका आंसर x ग्रेटर देन -2 आया, और इधर x बिलोंग्स टू r आया। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? x ग्रेटर देन -2 आएगा। दैट इज आंसर हो जाएगा -2 से कहां तक? इंफिनिटी तक। समझ में आ रहा है? आंसर क्या हो जाएगा? -2 से कहां तक होगा? इंफिनिटी तक होगा। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो ये हो गया आपका थर्ड इनइक्वालिटी का आंसर। ठीक है, तो जो भी होमवर्क था डिस्कस कर दी। अभी हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो देखते हैं अभी हमारा अगला टॉपिक इरैशनल इनइक्वालिटीज। ठीक बात है, इरैशनल इनइक्वालिटीज बोला जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इरैशनल इनइक्वालिटीज। अभी इरैशनल इनइक्वालिटी तो बेसिक फंडामेंटल अभी इतना देर तक सॉल्व कराया आपको, ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको शीट में मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप ये देख सकते हो कि सर आप इरेशनल बोलते हैं तो ये समझा रहे हो ना कि स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होगा, क्यूब रूट होगा, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट। हाँ बिल्कुल सही। इरेशनल टर्म्स हम जानते हो कि ऐसे टर्म्स जिसका अंडर रूट जो है वो सॉल्व नहीं होता है, मतलब अंडर रूट सॉल्व होगी किसी इंटीजर में कन्वर्शन नहीं होता है, ठीक है, उसी को तो इरेशनल टर्म बोला जाता है ना। तो इरेशनल इनइक्वालिटी मतलब रूट इन्वॉल्व होगा यहाँ पे,
तो बेसिकली जहां तक हमें पूछा जाता भी ऐसे 4 डिग्री 5 डिग्री इक्वेशन 3rd डिग्री तक भी आपको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आपको 3rd डिग्री 4th डिग्री 5th डिग्री इक्वेशन जो है अगर क्यूबिक मान लो दे दिया आपको, ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए आपको बोथ साइड क्यूब करना पड़ेगा। अगर क्यूब आप करोगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना दोस्त कि क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको नहीं आता, उसको फैक्टराइज करना नहीं आता, बिकॉज वो अभी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। वो आपको ग्रेजुएशन में मिलता है क्यूबिक इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना इसीलिए जेई जो है वो रेस्ट्रिक्ट रखता है इरेशनल इनइक्वालिटी। अगर कभी भी पूछता है, पूछा नहीं आज तक, बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म में पूछता है, इतने हार्ड में नहीं जाता है, एकदम सिंपल प्लेटफॉर्म में पूछता है, बट वो चेक करता है कभी कभी आपको क्या इरेशनल इनइक्वालिटी का आइडिया आपके पास है या नहीं। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसे आपको नहीं देगा, बट कैलकुलस जो है ना जिसके लिए अपन तैयारी कर रही है, सब कैलकुलस का वो ब्रिज बना रहे हैं मान लो, ठीक है ना, कैलकुलस तक पहुंचने के लिए, शुरुआत करने के लिए ब्रिज बनाया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो वो बेसिक्स ऑफ कैलकुलस आप मान सकते हो। उसके बीच में किसी बड़े क्वेश्चन के बीच में कभी भी वो आपको एक इरेशनल इनइक्वालिटी सॉल्व करा देगा। मान लो इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो, अचानक से ऐसे टाइप में आपको आंसर पूछ दिया ताकि अगर आप ये इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपका फाइनल आंसर नहीं आ रहा है, भले आपने इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व कर दिए तो फंस जाओगे ना। देखो इंटीग्रेशन तो आपको आता है, वो तो आपने सॉल्व कर दिए, बट ये नहीं आता है जिस वजह से आप आंसर नहीं निकाल पाए, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार के मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, 50% जे एडवांस के क्वेश्चन मिक्सिंग होते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए हमें ये टूल से सीखना जरूरी है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सोचे, एक कंफ्यूजन तो पहले दूर करता हूं। तो क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक में अगर पूछा भी जाता है ज्यादा से ज्यादा क्यूबिक, वो भी ऐसा जो आसानी से हिट एंड ट्रायल से फैक्टराइज हो जाए, ठीक बात है। बट बाई क्वाड्रेटिक वगैरह मतलब 4th रूट 5th रूट में तो नहीं पूछता है, ठीक है, पूछ भी नहीं सकता है क्योंकि आप उस इक्वेशन को फैक्टराइज नहीं कर पाओगे एक्सप्रेशन को। चलो, तो अभी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आप देखे हो वो सारे के सारे स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, ठीक है। कुछ इकाद दो सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने दे रखा है वो शीट में, क्यूबिक का इकाद दो मिल जाएगा आपको, ठीक है, जो आसानी से फैक्टराइज हो जाता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अगर मैं इन सब की बात करूं तो बेसिकली आप स्क्वायर रूट को पहले सीखने की कोशिश करो, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को सीखने के लिए आपको दो चीज समझ में आना चाहिए दोस्त, कि क्या दो बात अगर ध्यान से तू समझ में आ गया और दिमाग में फीड कर दिया तो ये रैशनल इनइक्वालिटी में आपको कोई दर्द नहीं होने वाला है, पहले मैं बता रहा हूं। अगर ध्यान से इन दोनों बातों को दिमाग में घुसा दिया आपने तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, कंफर्म नहीं है। बोले क्या सर? पहली बात है कि आपको ये अच्छे से जानते हो आप कि अंडर रूट कब डिफाइंड होता है। स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट क्वांटिटी या फिर कोई भी इवेंट रूट मान लो, बेसिक में इसमें सिखा के दिया अच्छे से, y इज इक्वल टू, याद है आपको, y इज इक्वल टू इवेंट रूट ऑफ x लिखा था। वो कब डिफाइंड होता है? जब ये x नॉन नेगेटिव होता है, जब ये x नॉन नेगेटिव होता है। तो ये स्क्वायर रूट तो इवेंट रूट का ही कोई हिस्सा है ना, मतलब इस सारे के सारे स्क्वायर रूट को एग्जिस्ट करने के लिए, जैसे उधर डिनोमिनेटर को डिफाइन करने के लिए डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो रहा था, उसी प्रकार से रूट को, स्क्वायर रूट को एग्जिस्ट करने के लिए उसको रियल फील्ड में डिफाइन होने के लिए, इमेजिनरी फील्ड में तो अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो ये आयोटा में आ जाएगा, इमेजिनरी आप जानते हो, बट रियल नंबर्स की दुनिया में उसको एग्जिस्ट करने के लिए अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर या फिर इवेंट रूट के अंदर हमेशा क्या, कैसे क्वांटिटी होना पड़ेगा? नॉन नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव कभी भी इंक्लूड नहीं हो सकता। ये पहली बात है इरेशनल इनइक्वालिटी सॉल्व करने वक्त जो आपको ध्यान देना है। और अगर इस बात को आप नहीं समझ रहे हो तो पूरा फंक्शन आपका बिगड़ जाएगा, और कैलकुलस तो छोड़ दो। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? मैं बार बार बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझो, नहीं तो आप डोमेन वगैरह नहीं निकाल पाएंगे। ठीक बात है कि अंडर रूट के अंदर जो है ना वो हमेशा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी हम पसंद करते हैं, ठीक है। अंडर रूट के अंदर हमेशा कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक बात है। चलो, उसके बाद दूसरा पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो ये है कि सर आप एक चीज बोलो ना, इरेशनल मतलब रूट आ गया, अब स्क्वायर रूट आया, अब स्क्वायर रूट अगर आया तो इस इनइक्वालिटी को जब तू सॉल्व करने जाएगा तो तुम्हारे को किस चीज का जरूरत होगा? स्क्वायर करने का जरूरत होगा, बिकॉज ये तो जहरीला है, इसको कोई भी पसंद नहीं करता है, ना मैं करता हूं, ना आप करते हो, ना दुनिया का कोई करता है, ये हमेशा दिक्कत पैदा करता है। तो इस नलायक को हटाने के लिए, इस रूट वाले क्वांटिटी को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? हमेशा स्क्वायरिंग करते हैं। और आप जानते हो कि जब जब स्क्वायरिंग करते तब कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होता है। पहले क्या सीखे थे कि स्क्वायरिंग हमेशा क्या दे देता है? एक्सेस सॉल्यूशन देता है। स्क्वायरिंग ऑलवेज गिव्स
एक्सेस सॉल्यूशन, मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, याद है, रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, इस टाइप के इक्वेशन बताया था। स्क्वेयरिंग करो, आंसर आ जाता है एक्सेस में, जो एक आंसर सेटिस्फाई नहीं करता है, जो सेटिस्फाई नहीं करता वो आना नहीं चाहिए था आंसर में, बट वो एक्सेस सॉल्यूशन आ गया बिकॉज आपने क्वेश्चन का डिग्री को चेंज कर दिया स्क्वायर करके। समझ में आ रहा है ना? तो स्क्वेयरिंग करोगे तो कभी ना कभी गड़बड़ तो होगा ही, तो यहाँ पे भी गड़बड़ होगा। बोलो सर क्या सिखागे? तो जैसे a ग्रेटर देन इक्वल टू b अगर लिखा हुआ है ना, तो बोथ साइड में स्क्वायर हमेशा नहीं कर सकता, याद रखना। बोथ साइड में स्क्वायर तभी कर सकता हूं अगर दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। अगर दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ऐसा नहीं दोनों के दोनों अगर नेगेटिव है तब भी तू कर सकता है, बट अगर दोनों के दोनों नेगेटिव है तो -1 से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज करके दोनों को पॉजिटिव बनाने के बाद स्क्वायर कर। मैं तो वही सजेस्ट करूंगा। बट स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड जब एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में नेगेटिव हो। अगर एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव हो जाता है तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, देख 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अगर मैं लिखता हूं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले सर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कैसे हुआ? अरे पर क्या रहे हो तो सोचो, 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो और लगा रहे हो ना बीच में, मतलब दोनों में से कोई भी एक होने से ही तो ट्रू है। नहीं आ रहा है? दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई होने से ही तो ट्रू है। समझ में आ रहा है ना? अगर दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई होने से ट्रू है तो 3 ग्रेटर देन 2 ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, बट इक्वालिटी वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट को अपन क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे। सिमिलरली 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये भी क्या है, सही बात है, ये भी गलत नहीं है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है ना? बिकॉज एक कंडीशन तो यहां पे सेटिस्फाई होना है ना। और आप पढ़ते वक्त क्या बोलते हो, 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बोलते हो क्या? नहीं, 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बोलते हो। समझ में आ रहा है ना? तो दोनों में से और मतलब दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई होने से हुआ। चलो मुद्दे का बात ये नहीं था, बात ये है कि अगर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, बिल्कुल सही बात है, होल्ड कर रहा है। अगर -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है तो स्क्वायर करो और इनइक्वालिटी रिवर्स कर दो, सही है। बट मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप पहले क्या करो, माइनस को हटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी चेंज कर दो और फिर आप स्क्वायर कर दो, बस काम खत्म। समझ में आ रहा है ना? अभी एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव होने से गड़बड़ क्यों हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। अभी बिना सोचे समझे तो स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 9। इनइक्वालिटी तो चेंज नहीं करोगे ना तुम। समझ में आ रहा है? तो इस जगह पे आपको तकलीफ हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि इनइक्वालिटी सॉल्विंग टाइम स्क्वेयरिंग दोनों तरफ आप तभी कर सकते हो, स्क्वेयरिंग दोनों साइड आप तभी कर सकते हो जब आपका दोनों साइड में क्वांटिटीज जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है? दोनों साइड में क्वांटिटीज जो होगा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव वाले में भी कर सकते हो, बट आप दिमाग को ऐसे ट्रेन करो ना कि सर ने बोला है, लॉजिक भी तो बता रहा हूं, नेगेटिव अगर है तो होगा बट इनइक्वालिटी चेंज होगा। बट आप नेगेटिव का झंझट रखो ही मत दिमाग में, आप तो बोलो कि सर अपन दोनों तरफ इनइक्वालिटी के स्क्वायर तभी कर सकते हैं जब दोनों साइड क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अगर दोनों नेगेटिव हो जाता है तो उसको पॉजिटिव बना के स्क्वायर करेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो ये दोनों मेजर पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहले। ये अगर समझ में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है? ये सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए। ये जब तक समझ नहीं आएगा तब तक गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? एक क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा नॉन नेगेटिव टर्म्स होते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि सर बोलो क्या कि स्क्वेयरिंग इनइक्वालिटी के बोथ साइड तभी कर सकते हैं जब दोनों साइड इनइक्वालिटी के क्या हो, पॉजिटिव क्वांटिटी बैठा हो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो चलिए इसे लॉजिक के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल इररेशनल इनइक्वालिटी का। ठीक है? चलिए देखिए, x ग्रेटर देन √1 - x। ठीक है? सबसे पहले कोई बच्चा बोलेगा सर आपने बोले अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए। आपने बोले अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? चलो अभी ध्यान से सुन लो मेरी बात। सबसे पहले इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाद में बाकी सारे कंडीशंस अपन देखेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करो। सॉल्व करते वक्त क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे ऑब्वियसली। अभी स्क्वायरिंग करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना होगा कि क्या दोनों साइड पॉजिटिव है या नहीं, वो आप ध्यान नहीं दे पा रहे। बोले सर इधर तो x है, x तो मैं जानता ही नहीं हूं पॉजिटिव है या नहीं, और ये तो स्क्वायर रूट क्वांटिटी है। हाँ, इसको देख करके समझ आ रहा है कि स्क्वायर रूट क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। बोला था या नहीं, y = √x।
अगर y इज इक्वल टू रूट एक्स है तो x भी नॉन नेगेटिव होगा और y भी नॉन नेगेटिव होगा, बिकॉज अंडर रूट क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होता है। समझ में आ रहा है ना? अंडर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, सॉरी, अंडर रूट ऑफ एनी नॉन नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इन नेचर। मतलब ये जो चीज हो गया, ये तो पूरा पूरा क्या हो गया, ये पूरा पूरा पॉजिटिव हो गया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी तुम कंफ्यूज हो गए x को लेकर के कि सर x जो है ये पॉजिटिव है या नहीं, ये कैसे पता करें? यहां से तो ये पता कर लिया, बट ये पॉजिटिव है या नहीं, ये कैसे पता करें सर, ये बोलो। तो मैं आपको सिंपल सा चीज सोचने के लिए बोल रहा हूं, जरा ऑब्जर्व करके देखो ना कि ये पॉजिटिव है और x जो है वो एक पॉजिटिव नंबर से बड़ा है, तो x भी तो पॉजिटिव ही होगा ना जनाब। नहीं आ रहा है? ये पॉजिटिव है और x जो है वो एक पॉजिटिव नंबर से बड़ा है, तो x भी तो पॉजिटिव होगा। नहीं आ रहा है? तो x अगर पॉजिटिव हो जाता है मतलब आपको दोनों तरफ ही क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। x एक पॉजिटिव नंबर से बना है तो x भी तो पॉजिटिव होगा। अगर दोनों तरफ आपको पॉजिटिव मिल गया तो आप क्या कर सकते हो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस x। समझ आ रहा है? तो अभी क्या करोगे, आली चीज को जीरो करोगे, जैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो वैसे ही करोगे, है ना? इसको फैक्टराइज करना है, बट ये नालायक फैक्टराइज होने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका रूट निकालेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो दो रूट आ रहा है -1 प्लस रूट 5 बाई 2 और दूसरा आ रहा है -1 माइनस रूट 5 बाई 2। समझ आ रहा है? तो इसको अगर मैं फैक्टराइज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस रूट 5 माइनस 1 बाई 2 और इधर हो जाएगा x माइनस -1 माइनस रूट 5 बाई 2 ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो तो अभी नंबर लाइन बनाओगे, सबसे छोटा कौन है, ये वाला रूट है, और फिर है आपका ये वाला रूट। अभी दोनों का पावर ऑड है तो प्लस माइनस प्लस होगा, चेंज होता जाएगा कंटिन्यूअस। तो आपको पॉजिटिव आंसर चाहिए, मतलब आंसर हो जाएगा ये और इधर का ये, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 माइनस रूट 5 बाई 2, सॉरी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा दिस यूनियन रूट 5 माइनस 1 बाई 2 से कहां तक, इंफिनिटी तक। ये आ गया आंसर। क्या यही फाइनल आंसर है? क्या यही फाइनल आंसर है? नहीं 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 नहीं, ये तो बस आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व किए, ये तो बस आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व किए। कंडीशंस ढूंढना तो अभी भी बाकी है ना सर? बोले क्या, कंडीशंस ढूंढना तो अभी भी बाकी है ना? हाँ बिल्कुल बाकी है कंडीशंस ढूंढना। तो बोलो क्या करें, बोलो क्या करें? देखो कंडीशंस को ध्यान से देखो। अभी आपको यहाँ पे ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले सेक्शन में मानता हूं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पक्का करना होगा। ऑब्जर्वेशन का खेल है, ध्यान से सोच मेरे साथ साथ, मैं जैसे सोचता हूं उसको पकड़ने की कोशिश कर। मैंने बोला कि सिर्फ स्क्वेयरिंग करना ही काम था क्या? यहाँ पे तो रूट भी इन्वॉल्व है, तो रूट को तो सॉल्व करके दिखाओ। आप बोलोगे अच्छा ठीक है, ये रूट डिफाइंड कब होगा, जब इसके अंदर वाला फॉर अंडर रूट 1 माइनस एक्स to be defined 1 minus x should be greater than equal to 0। 1 माइनस एक्स को नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा ना, अदरवाइज ये रूट तो अनडिफाइंड हो जाएगा। मान लो यहाँ पे तो x का नेगेटिव वैल्यूज भी है, तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आ रहा है पहले देख लो। यहाँ से सॉल्व करके आ रहा है x लेस देन इक्वल टू 1, बट यहाँ पे तो x का वैल्यू 100 भी आ रहा है। 100 अगर पुट करूंगा तो 1 माइनस 100 अंडर रूट माइनस 99 अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो जितने रूट आएंगे इरेशनल टर्म्स के अंदर, जितने रूट आएंगे उन सभी रूट को अलग से डिफाइन करना पड़ेगा और फिर उन सभी का आंसर का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। अगर सबको डिफाइन करना है तो सबको परमिशन लेना होगा, अगर सबका परमिशन लेना है तो सबको कंबाइन नहीं कॉमन लेते सबका, मतलब इंटरसेक्शन लेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो ये एक कंडीशन आपको मिल गया, ये एक कंडीशन मिल गया। देख कुछ बच्चे यहां तक करके फंस जाएंगे, 15 लाख एग्जाम देंगे, 5 लाख यहां तक करके निकल जाएंगे। क्या उनको सवाल नहीं आता है? आता है, बट प्रिसाइसली नहीं आता है, डेप्थ में नहीं घुसा है। फिर और 5 लाख यहां तक करके निकल जाएंगे। बोले इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या, 1 से छोटा। 1 से छोटा मतलब अभी वो आंसर क्या दे देगा, 1 से छोटा मतलब ये क्या है, 2.2 माइनस 1, 1.2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब अभी इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है ये माइनस इंफिनिटी से -1 माइनस रूट 5 बाई 2 यूनियन रूट 5 माइनस 1 बाई 2 से 1 तक, और 1 पे वो क्लोज दे देगा बिकॉज इक्वालिटी प्रेजेंट है। ये आंसर देके छोड़ देगा। 5 लाख बच्चे ये आंसर में देके छोड़ देगा, ये भी ऑप्शन में रहेगा, और 5 लाख बच्चे ये ऑप्शन आंसर में देकर के छोड़ देगा,
बट जीतने वाला तो वही होगा जो तरीके से चीजों को सीख रखा है। समझ में आ रहा है ना? बट आगे जाकर के आप और ध्यान से अगर नजर डालते हो तो आप देखोगे कि सर यहां पे x भी तो पॉजिटिव था। बोले सर यहां पे x भी तो पॉजिटिव था, तो आप x का नेगेटिव आंसर क्यों ले रहे हो? नहीं आ रहा है। x भी तो यहां पे पॉजिटिव था ना, तो आप x का नेगेटिव आंसर क्यों ले रहे हो? यहां पे समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? x भी तो यहां पे पॉजिटिव था, तो आप x का नेगेटिव आंसर क्यों ले रहे हो? समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो मैं x को क्या बोलूंगा? x को क्या बोलूंगा? again as x is greater than a positive non-negative quantity under root 1 minus x, therefore x must be positive. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या नहीं, वो क्या करे? वो कैसे सोचे? डायरेक्टली x का वैल्यू 0 रख के चेक कर लो ना सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। 0 अगर रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 0 रूट 1 हो जाएगा। तो 0 ग्रेटर देन रूट 1 कितना? 1 ही होता है ना। 0 ग्रेटर देन 1 होगा? नहीं होगा, मतलब इक्वालिटी यहां पे नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका थर्ड कंडीशन। इस कंडीशन से हमें समझ में आया कि x पॉजिटिव होगा, यहां से समझ में आया x 1 से छोटा होगा या तो उसके इक्वल होगा। अगर इस इक्वालिटी पे भी डाउट है तो 1 पुट करके चेक कर लो। देखो 1 ग्रेटर देन अंडर रूट 1 माइनस 1 क्या हो रहा है? 1 ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो इक्वालिटी लगा दो। हमेशा मैं ये सजेस्ट करता हूं बच्चों को, अगर सिंगल वैल्यू पे डाउट हो जाता है ना, किसी भी एक वैल्यू पे, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर डाउट हो जाता है तो हमेशा उस पर्टिकुलर वैल्यू को, एक ही तो वैल्यू है ना, पुट करके तो चेक कर सकते हो, इतना बड़ी बात थोड़ी ना है। नहीं, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कि इक्वालिटी लगाए या नहीं लगाए, इस प्रकार के अगर डाउट हो जाता है ना तो उसको डायरेक्टली पुट करके यहां पे चेक कर लो क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो इक्वालिटी लगा दो, इंक्लूड कर दो, अगर नहीं कर रहा तो एक्सक्लूड कर दो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहां तक जो बच्चे ने सोच लिया वो सेलेक्ट होकर ही निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो अभी जो फाइनल आंसर आपका होगा, वो फाइनल आंसर क्या होगा? वो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। इन तीनों ही सॉल्यूशन का क्या? इंटरसेक्शन। समझ में आ रहा है ना? इन तीनों सॉल्यूशन का अगर इंटरसेक्शन लेना चाहता है तो क्या होगा? एक सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? -1 माइनस रूट 5/2 और रूट 5 माइनस 1/2, इसके इधर और इसके उधर। समझ में आ रहा है? दूसरा सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? 1 के इधर, 1 के इधर, 1 के किधर? 1 के इधर। समझ में आ रहा है? और तीसरा सॉल्यूशन बोल रहा है 0 से बड़ा। तीसरा सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? 0 से बड़ा। समझ में आ रहा है? ठीक है, देख एक चीज देख, 0 पे इक्वालिटी नहीं है ना, तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा? ओपन सर्कल। ओपन सर्कल मतलब ये लाइन जो है ना, ये जो कर्व है, ये 0 को टच नहीं किया, मतलब x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। यहां पे भी ओपन है ना, तो यहां पे भी मैं क्या कर दूंगा? प्रिसाइसली बता रहा हूं और कुछ नहीं। अदरवाइज ये एक एक वैल्यू पे तो आप चेक करके भी आंसर दे सकते हो। तो यहां पे भी ओपन लगा दिया, बट 1 पे तो क्लोज है ना, ये देखो 1 पे तो इक्वालिटी प्रेजेंट है ना, तो 1 पे क्या लगा दिया? क्लोज सर्कल। क्लोज सर्कल मतलब 1 पे टच किया, वैल्यू प्रेजेंट है, एट x इक्वल टू 1 हो सकता है, बट यहां पे ओपन सर्कल लगा है मतलब x का वैल्यू ये तीनों नहीं हो सकता, बिकॉज इन तीनों में क्या है? ओपन है। समझ में आ रहा है ना? ओपन इंटरवल लगा हुआ है। तो अभी देखो कि कौन सा इंटरवल में कौन सा जगह पे आपको तीनों प्रेजेंट मिला, तीनों का इंटरसेक्शन मिला ना। यहां पे तो 2 आया बस, इस इंटरवल में तो सिर्फ एक ही आया, इस इंटरवल में 2 आया, ब्लू और रेड, इस इंटरवल में तो ब्लैक और रेड आया, और इस इंटरवल में ब्लैक ब्लू रेड तीनों आया। मतलब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सिर्फ ये वाला इंटरवल होगा, दैट इज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल रूट 5 माइनस 1/2। ओपन इंटरवल रूट 5 माइनस 1/2 से कहां तक? 1 तक, और 1 पे क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। मतलब these are the possible values of x for which the equality inequality holds। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो आप समझ सकते होंगे कि इरेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा बहुत मेहनत की जरूरत है, और उससे भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर थॉट जनरेट करने का जरूरत है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, आपका मास्टर आपको जिस प्रकार से ट्रेन कर रहा है उसी प्रकार से आप चलते जाओ। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से अगर किसी भी सवाल में, दुनिया का कोई भी सवाल हो, चाहे इंस्टीट्यूट का मटेरियल का हो या फिर बाहर का हो, अगर दिक्कत होता है तो बोलो। समझ में आ रहा है ना? बट प्लेटफॉर्म एक बनाओ, अलग अलग तरीके से अलग अलग सवाल को सीखोगे, ये सोशल स्टडी थोड़ी ना है। ठीक है, हजारों सवाल है। चलो, तो ये हो गया, कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूं कि ये समझ गए आप। ठीक है, अभी हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
चल क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिख रहा है? अंडर रूट एक्स माइनस 5, अंडर रूट एक्स माइनस 5 माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1, और बोल के रखा है कि x का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, हमेशा इंटीजर आएगा। x का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। एक बार पॉज करके खुद ट्राई करो, ठीक है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, सर आपने बोले थे कि क्वेश्चन में जितना इरेशनल इनइक्वालिटी, इरेशनल टर्म जब भी इन्वॉल्व हो जाए, जितने भी इरेशनल टर्म हो सबको अलग से डिफाइन करना जरूरी है। मतलब सारे रूट्स को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, जितने भी अलग अलग प्रकार के रूट्स हैं। ठीक बात है। चल तो ध्यान से अगर अपन देखें तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पे 2 रूट है, बट डिफाइन करने का काम ये सब अपन बाद में करेंगे, पहले अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले अपन सॉल्व करते हैं। चल स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग करोगे, सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग करोगे, बट क्या डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर दे? आरएचएस तो पॉजिटिव है, पता है 1 है, बट एलएचएस में तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और डिफरेंस ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इस जगह पे तो हम डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो कैसे कर सकते सर? बोले कैसे कर सकते? यहां से एक छोटा सा चीज करने से ही मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूं। बोले कैसे? अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप किए होंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन, जरा ध्यान से देखो। बस इस नलायक को उधर भेज दिया, भेजने से हुआ क्या? इधर स्क्वायर रूट क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, इधर भी स्क्वायर रूट क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना? तो ये पॉजिटिव हो गया और ये भी यहां पे क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो अपन आराम से स्क्वायर करके दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो स्क्वायरिंग कर देते हैं। बोथ साइड स्क्वायर करो तो इधर कितना आएगा? x माइनस 5 आएगा, ग्रेटर देन इधर कितना आएगा? 1 प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है? 1 प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स। ठीक बात है। चलो आगे देखते भाई, आगे देखते। 1 प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स, यहां तक तो सॉल्व हो गया। अभी भी एक स्क्वायर रूट टर्म बाकी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, वापस सॉल्व करेंगे। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो तो कितना होगा? ट्वाइस एक्स हो जाएगा। 9 प्लस 1 10, 10 को अगर इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना भाई, ठीक है, 15 हो जाएगा। तो ये 2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, ये 2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स हो गया। अभी क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे बोल? अभी क्या करना होगा? वापस क्या करना होगा? ये तो हमेशा पॉजिटिव है, पता ही है ना ये पॉजिटिव। अरे भाई ये पॉजिटिव है तो पता ही है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी इस पॉजिटिव वाले से बड़ा है तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो दोनों तरफ वापस आप क्या कर सकते हो? स्क्वायर कर सकते हो ना। अगर स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? 4x स्क्वायर प्लस 225 माइनस 15 इंटू 2 30 इंटू 2 60x ग्रेटर देन 4 इंटू 9 36 माइनस 4x। सही बात है। चल सोचते आगे, इसको इधर भेज देते हैं तो ये 4x स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4 56x हो जाएगा, और प्लस 225 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 189 हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? 189 हो जाएगा। तो यहां से फैक्टराइज करना थोड़ा डिफिकल्ट काम हो गया यार। ये तो आ गया बहुत गंदा वैल्यू, बहुत ही गंदा वैल्यू आ गया यार। मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। ये इतना गंदा फैक्टराइजेशन कौन करेगा? सवाल ऐसे नहीं आते बेसिकली, जो भी आते हैं वो सिंपल ही आते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन से सिंपल ही होते हैं। इसमें क्या टेस्ट करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के तो ऐसे ही कोई भी बच्चा निकाल सकता है। चलो निकालते क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। 56 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। अरे भाई 56 का स्क्वायर कैसे निकाले? चलो करना पड़ेगा, अब तो कोई रास्ता नहीं। 56 का स्क्वायर तो ये 6 इंटू 6 36, 3136। सही बात है। और 4ac कितना हो रहा है? 4ac 16 इंटू 189, 189 इंटू 16, ये कितना आएगा? $3024 अगर घटाएगा यहां से तो कितना बचेगा? 108 बच रहा है शायद, नहीं 108 नहीं 112 बच रहा है। सही बात है। 112 बचेगा अंडर रूट के अंदर।
चलो इधर नीचे कितना आएगा, ट्वाइस है, दैट इज 8 आएगा। तो मैं अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं सर, ठीक है। 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है। 121 का रूट कितना होता है, 11 होता है। तो ये लगभग उनके बीच में बैठा हुआ है, तो मैं इसको 10.6 मान रहा हूं, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं, बस आइडिया क्यों निकालना है। देखो ना, यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर निकालने नहीं बोला है, तो क्या नहीं बोला है, इंटीजर बोला है। इंटीजर तो इंटीजर तो कुछ ही आएंगे ना, तो आराम से अप्रोक्सीमेशन से हो जाएगा। देखो अब खेल को समझने का प्रयास करो। अगर x बिलोंग्स टू z कॉमा देकर के नहीं देता तो मुझे एग्जैक्ट यही रूट लेना पड़ता, बट अभी मैं अप्रोक्सीमेशन कर सकता हूं। 56 प्लस 10.6 कितना हो जाएगा, 66.6। अगर 66.6 हो गया तो 8 से डिवाइड करने के बाद ये 8 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 8.2 मान लेते हैं, ठीक है। चलो, और अगर 56 माइनस 10 करें तो ये 45 के आसपास आ रहा है, नहीं 45 डिवाइडेड बाई 8 अगर करें तो ये कुछ 5.7 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये कुछ x माइनस 5.7 और x माइनस 8.2 ग्रेटर देन 0 आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5.7 और 8.2, इसका इधर और इसका इधर हो जाएगा, बिकॉज प्लस माइनस प्लस सारे पावर 1 1 ऑड है ना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है। चलो अभी हमें देखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन, सॉरी रिमेनिंग कंडीशंस क्या है बोल। ये तो तुम्हारा एक सॉल्यूशन आया, ठीक है। रिमेनिंग और 2 सॉल्यूशन बाकी है ना सर। रिमेनिंग और दो सॉल्यूशन मतलब इन दोनों रूट को क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। इन दोनों रूट को डिफाइन करने के लिए x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, ठीक बात है। अच्छा रुको, x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। नहीं, इक्वल टू में नहीं दे सकता, क्यों आप समझ रहे हो, बिकॉज में 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दोनों रूट के अंदर वाला ही तो पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है। तो अगर आप इस चीज में इक्वलिटी लगा देते हो तो आप इस चीज में इक्वलिटी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आप सोचो ना, अगर ये x 9 माइनस एक्स कभी ना कभी 0 हो गया तो 0 प्लस 1 तो 1 है, उसके साथ साथ अगर ये भी 0 हो गया तो थोड़ी ना चलेगा, 0 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तब तो इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। इसीलिए इसमें अगर इक्वालिटी ले लिया तो इसमें लेने का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 5, और ये क्या बोल रहा है, x लेस देन इक्वल टू 9। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। समझ में आ रहा है। अभी चलो तीनों का क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं। सही बात है। एक बोलता है 5.7 के इधर, दूसरा बोलता है 8.2 के इधर। दूसरा नहीं, ये तो एक ही सॉल्यूशन है। दूसरा और तीसरा मैं मार्क कर रहा हूं अलग अलग मार्कर से। ब्लैक वाले से 2 को मार्क करते हैं, 5 से इधर बोल रहा है 5 से बड़ा, और x 5 से बड़ा मतलब यहां पे वो है आपका, यहां पे ओपन है, इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है, और ये बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू 9, मतलब यहां पे क्लोज और ऐसे बोल रहा है। तो तीनों कहां पे दिख रहा है, तीनों कहां पे दिख रहा है, तीनों कहां पे दिख रहा है, बोलो। तीनों दिख रहा है, तीनों दिख रहा है सिर्फ इधर और इधर। समझ में आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 से ओपन इंटरवल 5.7, दैट इज दोनों पे ओपन सर्कल है ना, तो ओपन इंटरवल आएगा। यूनियन क्या आएगा, 8.2 पे तो ओपन आएगा, बट ये जो 9 है 9 पे क्या आएगा, क्लोज्ड आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो x बिलोंग्स टू z बोला है, मतलब आंसर जो आएगा वो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x आएगा, मतलब वो आंसर में वो x आंसर में आएगा जो x इंटीजर है। तो इस इंटरवल में इंटीजर आपको कौन सा दिख रहा है, सिर्फ एक ही इंटीजर दिख रहा है, वो कौन है, 9। सो द आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज x इज इक्वल टू 9। समझ में आ रहा है, क्लियर, पक्का क्लियर है ना। तो प्रॉपर मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दे दिया, ठीक है। इसी प्रकार से आप इररेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे। पहले आप दोनों तरफ पॉजिटिव बना करके इसको स्क्वायरिंग करके इसका आंसर निकालोगे, और फिर इररेशनल टर्म के अंदर जितने कंडीशंस लग रहा है उतना कंडीशंस लगा करके आप आंसर को निकालोगे, फाइनल आंसर। ठीक बात है, क्लियर है सर, याद रहेगा ना हमेशा। चलो, मुद्दे का चीज क्या पता है, अगर मैं एग्जाम में बैठा हुआ रहता तो मैं इतना कुछ करता ही नहीं, या फिर मेरा करना ना करना वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आज से 3 महीना बाद आपका दिमाग भी इसी प्रकार से मैं ट्रेन कर दूंगा, और इसी प्रकार से आपका दिमाग भी काम करेगा। समझ आ रहा है मेरी बात। बोले कैसे, मैं तो छूंगा नहीं इस सवाल को, छूना भी नहीं मुझे इस सवाल को,
ठीक है, इतना कुछ रामायण किए ना, इतना टाइम लगा करके कैलकुलेशन किए, 10 मिनट तो जाएगा इसमें, बट ये मैं 10 सेकंड के अंदर आंसर निकालूंगा इसका। बोले कैसे? देखो देखो कंसेप्ट है, देखो पहले अपन इसको सॉल्व ना करके इस कंडीशन पे ध्यान दे देते ना। पहले इस इनइक्वालिटी को तो सॉल्व किया आपने, इनइक्वालिटी सॉल्व ना करके पहले इस कंडीशन पे ध्यान दे दो ना। इस कंडीशन पे जैसे ही आप ध्यान दोगे तो आपको क्या पता चल रहा है, x 5 से बड़ा और x 9 से छोटा, मतलब x का जो आंसर आएगा वो तो 5 से 9 क्लोज इसके अंदर ही तो आएगा ना। इन दोनों टर्म से ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया, इन दोनों टर्म से मुझे ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल गया कि x का जो आंसर आएगा वो ओपन इंटरवल 5 से क्लोज इंटरवल 9 के बीच में आएगा और इंटीजर भी होगा। तो इस इंटरवल में इंटीजर कितना है? 6 7 8 9, 4 ही है ना। तो 4 के लिए इतना बड़ा सॉल्व करेगा क्या? नहीं, डायरेक्टली पुट करके चेक कर लेना। 4 देख, 6 पुट कर, ये 1 आएगा, ये -√3, 1 -√3 नेगेटिव है, कभी 1 से बड़ा होगा ही नहीं, कैंसिल। 7 पुट कर, ये √2 -√2 0, 0 ग्रेटर देन 1, गलत है, कैंसिल। 8 -5 √3 -1, √3 कितना होता है? 1.73, -1 कितना होगा? 0.73 होगा, 0.73 1 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता है, कैंसिल। 9 पुट करो, 9 -5 ये 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 है, 2 माइनस ये कितना हो जाएगा? 0, तो 2 - 0 2 हो जाएगा और 2 1 से बड़ा है, मतलब सिर्फ एक ही चीज सेटिस्फाई कर रहा है, वो कौन है? 10 सेकंड के आंसर बॉर्डरली आंसर निकाला। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अगर मैंने सिर्फ इन दोनों को पहले ध्यान दे दिया, ठीक है। तो आईटी में अगर ये सवाल आएगा तो जिस बच्चे ने ऐसे किया उसको भी नॉलेज है प्रॉपर, और जिस बच्चे ने ऐसे किया उसको भी प्रॉपर नॉलेज है, बट आगे कौन जाएगा? रैंक किसका ज्यादा आएगा? उसका आएगा। क्यों? क्योंकि जिस क्वेश्चन में 10 मिनट उसने लगाए उसी क्वेश्चन को उसने 10 सेकंड में निपटा दिए, तो रिमेनिंग 4 मिनट 50 सेकंड जो है वो किसी ना किसी अच्छे क्वेश्चन में वो लगाएगा और कोई ना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, जो ये बच्चा ज्ञान रहते हुए भी नहीं कर पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो उस चीजों को भी ध्यान में लेकर के चलना है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। मैथमेटिक्स इंप्रूव करने के साथ साथ अपने स्किल्स को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, उनके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तब जाकर के होगा। ठीक है। बहुत लंबा रेस है जे एडवांस, समझ में आ रहा है ना? बहुत लंबा रेस है। आज से 2 साल बाद जाकर के दोगे, 2 साल कंसिस्टेंटली मेहनत करने के बाद जाकर के वो सक्सेस आपको मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? चलो नोट कर लेना इस चीज को, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या बोला जा रहा है हमें। चलो तो हाँ, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, होमवर्क भी तो देना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ, ये भी होमवर्क में डाल रहा हूं। ठीक बात है, ये भी होमवर्क में डाल रहा हूं। 8 क्वेश्चन में से 3 होमवर्क, 5 में कर देता हूं और रिमेनिंग 3 मैं कर देता हूं। ठीक है। अच्छा नहीं, रिमेनिंग 3 नहीं करूंगा, ये भी तो आप कर सकते हो, सिमिलर है, दोनों तरफ पॉजिटिव है, डायरेक्टली स्क्वायर मारा हो जाएगा। ठीक है। ये 4 आप करोगे, ये 2 मैं कर रहा हूं। ठीक है। चलो ये दोनों मैं कर रहा हूं। 6 वाला देखो, 6 वाला ध्यान से देखो। x² - 4 इंटू अंडर ऑफ x² - 1 लेस देन 0। समझ में आ रहा है? क्लियर है कहानी? पक्का? चलो तो अभी जरा ध्यान से सोचने का कोशिश करना सर। अभी इरेशनल इनइक्वालिटी जो है ना सर, वो थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है, बिकॉज अभी तक यहाँ पे बीच में समेशन, प्रोडक्ट, माइनस, डिफरेंस दोनों में से कुछ ना कुछ था, बट अभी प्रोडक्ट आ गया। तो अभी कहानी पे क्या करें? कुछ मत करो, जैसे लास्ट क्लास में किए थे ना, मॉड्यूलस था ना एक जगह पे, फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था जो कि पॉजिटिव है। अब की बार भी तो आपको पता है ना कि ये एक्सप्रेशन जो है वो पूरा हमेशा पॉजिटिव है। पता ही नहीं पता? अभी भी तो पता है ना कि ये एक्सप्रेशन हमेशा आपको पॉजिटिव देगा आंसर। समझ में आ रहा है? अगर ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव देगा तो इसको डिवाइड मार दो ना दोनों तरफ, तो इधर तो ये खत्म हो जाएगा और इधर ये 0 डिवाइडेड बाय दैट क्वांटिटी, आंसर क्या आ जाएगा? 0। और इनइक्वालिटी चेंज भी नहीं होगा बिकॉज आपने पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड किया। खत्म। अभी इसको तो सॉल्व करना किसी भी बच्चे को भी आता है। x + 2 × x - 2 लेस देन 0, तो x का आंसर आ जाएगा -2 से 2। क्या ये फाइनल आंसर? नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं, गड़बड़ मत करो। क्यों?
क्योंकि डिनोमिनेटर की तरह ये भी तो इरेशनल है ना, ये भी तो जहरीला है, ये भी तो बर्बाद कर देगा आपको। तो इस इरेशनल टर्म को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू बी डिफाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू हमेशा क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। इक्वालिटी में नहीं लूंगा, बोल क्यों इक्वालिटी में नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने उसी क्वांटिटी से डिवाइड कर रखा है। अगर वो क्वांटिटी खुद 0 हो जाता है तो 0 से दोनों तरफ आप डिवाइड करोगे, नहीं करोगे ना, इसीलिए उसको मैं इक्वालिटी नहीं ले रहा। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो ध्यान से सोच लो ना कि सर ये इक्वल टू 0 कब होगा, जब x का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा। क्या प्लस माइनस 1 पुट करते आंसर सेटिस्फाई कर रहा है? देखो ना, ये अगर 0 हो गया, प्लस माइनस 1 x का वैल्यू मतलब ये 0 हो गया, तो 0 लेस देन 0 आ जाएगा। क्या सेटिस्फाई होगा? नहीं। अगर यहां पे इक्वालिटी प्रेजेंट होता, तब मैं यहां पे भी इक्वालिटी ले लेता, बिकॉज x का वैल्यू अगर प्लस माइनस 1 हो गया तब ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर यहां पे इक्वालिटी होता तो मैं यहां पे इक्वालिटी ले लेता, कोई इशू नहीं होता। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि x स्क्वायर माइनस 1 अगर 0 हो गया तो 0 इंटू दैट 0 हो जाएगा, और 0 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। बट अभी तो ये पूरा फॉल्स हो जाएगा ना, 0 लेस देन 0 इज फॉल्स, 0 लेस देन 0 इज फॉल्स, बट 0 लेस देन इक्वल टू 0 इज ट्रू। समझ में आ रहा है? बिकॉज यहां पे दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने से ही हो जाएगा ट्रू। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यहां पे इक्वालिटी में नहीं ले रहा हूं। अगर यहां पे इक्वालिटी नहीं ले रहा हूं तो इसका आंसर क्या आएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 1, इसका इधर इसका उधर, प्लस माइनस प्लस। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, और आपका फाइनल आंसर जो होगा वो आप बहुत अच्छे से जानते हो, वो क्या होगा, 1 और 2 का इंटरसेक्शन होगा। दैट इज कितना हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, 1 से 2। ठीक है, मैंने तो डायरेक्टली लिख दिया। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप दोनों ही सॉल्यूशन को एक ही नंबर लाइन में प्लॉट करो, दो अलग अलग पेन से, फिर कॉमन वाला इंटरवल को लो, देखोगे आपको यही दोनों इंटरवल मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना? और ये दोनों इंटरवल अगर मिल रहा है तो दोनों को कैसे लिखेंगे, यूनियन देके लिखेंगे, जोड़ के लिखेंगे दोनों को। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पक्का? तो उम्मीद करता हूं कि पूरा कहानी जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक एक क्वेश्चन आपको एक एक कंसेप्ट सिखाते जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार से सीखना है। फिजिक्स जो सब्जेक्ट है ना, उसको भी इसी प्रकार से सीखते हैं। एक एक क्वेश्चन के थ्रू सब्जेक्ट का डेवलपमेंट जो होता है ना, वो कुछ अलग ही लेवल का होता है। और गधों की तरह थ्योरी पढ़ के और नोट्स पढ़ के जो फिजिक्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं ना, उसका सिर्फ मार्कशीट में फिजिक्स डेवलप होता है। अगर पूछोगे तो सवाल का भी ढंग से जवाब नहीं दे पाएगा। ठीक है, चलो आगे। तो ये सवाल हो गया। अभी लास्ट सवाल देख लेते हैं, 7। रूट ओवर ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x। रूट ओवर ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x। ठीक है, मेरे बात ध्यान से सुन सकते। अभी तक मैंने आपको क्या बोला था कि इरेशनल इनइक्वालिटी अपन सॉल्व तभी कर पाएंगे जब दोनों तरफ पॉजिटिव होगा। सॉल्व करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायरिंग तभी कर पाएंगे जब इनइक्वालिटी के बोथ साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट क्या यहाँ पे इनइक्वालिटी के बोथ साइड पॉजिटिव है? आपको लग रहा है क्या दोनों तरफ पॉजिटिव है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी गड़बड़ है यहाँ पे, पूरा झोल है यहाँ पे। क्योंकि ये टर्म तो पॉजिटिव है सर, पता है, बट अगर इन दोनों को अदल बदल कर दोगे तब हो जाएगा पहला वाला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? पॉजिटिव से अगर कोई बड़ा है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, बट पॉजिटिव से अगर कोई छोटा है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। उसका कोई गारंटी नहीं है, उसका कोई गारंटी नहीं है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो बोलिए सर अभी कैसे स्क्वायर करें? अगर स्क्वायर नहीं कर पाएंगे तो सीख नहीं पाएंगे, सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? कैसे करें अभी बता के दो। तो अभी देखो बताते हैं। इस प्रकार के केसेस में जहां पे आप स्क्वायरिंग का कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना पा रहे हो, इस प्रकार के केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसी क्वेश्चन को दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देना पड़ेगा। उसी क्वेश्चन को दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देना पड़ेगा। दोस्त बोले सर क्या क्या पार्ट, एक बार समझा के बोलो अच्छे से, क्या क्या दो पार्ट में आप डिवाइड करना चाहते हो? बोलूंगा दिक्कत तो यही दे रहा है ना, तो अगर दिक्कत यही दे रहा है तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? एक बार में उसको क्या मान लूंगा, एक बार में उसको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लूंगा। दैट इज क्या मान लूंगा मैं,
पॉजिटिव मान लूंगा एक बार उसको, समझ में आ रहा है, और एक बार में उसको क्या मान लूंगा, नेगेटिव मान लूंगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। चल अभी ये दो पार्ट में खेल खेलेंगे और फिर अभी देख, मैं बार बार आपको बोलता हूं एक चीज कि जब भी केसेस बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए डायरेक्टली, इसीलिए आपके आसानी के लिए अपने केसेस बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो गद्दारी मत करना, जब भी आप आंसर दोगे ना तो हमेशा सारे केसेस का आंसर का यूनियन लेके आंसर दोगे, ना कि इंटरसेक्शन। समझ में आ रहा है। यहां पे तो कॉमन वाला पार्ट, परमिशन वाला कोई बात ही नहीं है ना। अपने आप केसेस में, केसेस के बीच में केस 1 की क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त इंटरसेक्शन लेना पड़ सकता है, बट फाइनली जब केस 1 का आंसर आ जाएगा, केस 2 का फाइनली आंसर आ जाएगा, तब दोनों को यूनियन लेके आंसर देना पड़ेगा, बिकॉज एक ही क्वेश्चन को आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व किए, तो फाइनल आंसर ऑब्वियसली दोनों का क्या आएगा, यूनियन ही आएगा। समझ में आ रहा है। तो केसेस का ये चक्कर है, इस चीज को याद रखना, लॉजिक के साथ याद रखने के लिए नहीं बोल रहा हूं। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो केसेस आपने क्या बना दिया, पहला केस बना दिए, मान लेते सर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मान लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी बोल, अगर ये x को तुमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लिया तो दोनों तरफ अभी तो स्क्वायर कर सकते हो ना, अभी तो ये पॉजिटिव बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। समझ आ रहा है मेरी बात। तो x का जो आंसर होगा वो क्या होगा, -1 से 2 तक होगा। डायरेक्टली दिख रहा है ना, ये देखो नंबर लाइन बनाओ, -1 2 प्लस माइनस प्लस, बिकॉज पावर ऑड है, तो आंसर जो होगा वो लेस देन चाहिए, मतलब बीच वाला होगा, -1 से 2, इक्वलिटी है इसीलिए दोनों जगह पे मैंने क्या लगा दिया, क्लोज इंटरवल लगा दिया। समझ में आ रहा है। तो एक तो था आपका ये, एक आ गया अभी आपका ये, और एक और चीज आपको बाकी रह गया, मिस हो गया ना एक और चीज, वो क्या है, इरेशनल टर्म को आपने डिफाइन नहीं किया प्रॉपर्ली। अगर इरेशनल टर्म को डिफाइन नहीं किया तो आंसर में क्या आएगा, अगेन टू डिफाइन अंडर रूट x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज x का वैल्यू जो आएगा वो -2 से हमेशा बड़ा होगा। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। समझ में आ रहा है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 1 2 और 3 इन तीनों का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। 1 2 3 इन तीनों का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ले लेते हैं तीनों का इंटरसेक्शन, देखो जरा क्या होगा। एक बोल रहा है -1 से 2 के बीच में होगा, दोनों पे क्लोज्ड होगा, ठीक है। चलो, एक बोल रहा है 0 से बड़ा होगा, एक बोल रहा है 0 से बड़ा, 0 पे इक्वालिटी है। चलो, और एक बोल रहा है -2 से बड़ा होगा, रेड वाला बोलेगा -2 से बड़ा होगा, -2 पे इक्वालिटी है। तो तीनों कहां पे प्रेजेंट है, यहां तक तो तीनों प्रेजेंट है ही नहीं, यहां तक भी तीनों प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ 2 प्रेजेंट है। यहां से यहां तक तीनों प्रेजेंट है, दैट इज कौन सा हो गया, 0 से 2। तो केस 1 का जो फाइनल आंसर हो गया वो कौन सा हो जाएगा, वो केस 1 का फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से 2 तक। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं केस 2। केस 2 क्या बोल रहा है, x लेस देन 0। चलो, तो x नेगेटिव हो गया ना, बोलो x नेगेटिव हो गया, अभी तो x नेगेटिव हो गया और ये हमेशा पॉजिटिव है। तो पकड़ने का क्वेश्चन करो ना, चीजों को पकड़ने की कोशिश करो कि पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा। बोले सर ये तो हमेशा होता है, यहां पे क्या नाटक है, पॉजिटिव तो नेगेटिव से बड़ा हमेशा होता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा हमेशा होता है तो ये क्या बोलेगा कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, मेरे अंदर कुछ भी पुट कर दो, मेरे अंदर कुछ भी पुट कर दो, ये इनइक्वालिटी हमेशा मैं सेटिस्फाई रखूंगा, क्योंकि मैं तो पॉजिटिव हूं और ये तो नेगेटिव है, मैं तो हमेशा इससे बड़ा रहूंगा चाहे मेरे अंदर कुछ भी हो जाए। समझ में आ रहा है। बट इरेशनल टर्म को भूलना नहीं है। बट ये बोलेगा बाद में, ये कंडीशन लगाएगा, बोलेगा देखना भाई कुछ भी रख दो, लेकिन ऐसा चीज मत रखो जिसके वजह से मैं खुद ही गायब हो जाऊं। समझ में आ रहा है ना, ऐसा चीज मत रख देना जिसके वजह से मैं खुद ही गायब हो जाऊं। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर तो x बिलोंग्स टू r आया, बट इसके साथ इस इरेशनल टर्म का, जैसे यहां पे इरेशनल टर्म का कंडीशन लगाए थे ना, तो यहां पे भी तो लगाना पड़ेगा ना। फॉर रूट x प्लस 2 टू बी डिफाइंड, क्या होगा, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। समझ में आ रहा है। x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। दैट इज x का वैल्यू जो होगा वो किससे छोटा होगा, सॉरी किससे बड़ा होगा, -2 से बड़ा होगा। x ग्रेटर देन
क्या हो जाएगा -2। समझ में आ रहा है? तो यहां पे ये हो गया था आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया थर्ड। सिमिलर टू दैट ये पहला कंडीशन, इनइक्वालिटी सॉल्व करके एक और आंसर आया, और इरेशनल टर्म को डिफाइन करके एक और आंसर आया। तीनों का इंटरसेक्शन लिया, इधर भी 1 2 तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। देखो पहला बोल रहा है 0 से इधर, 0 पे ओपन है, 0 पे ओपन है, 0 से इधर। दूसरा बोलता है r, दूसरा बोलता है तो पूरा पूरा r, ब्लैक वाला बोलता है पूरा पूरा r, और रेड वाला क्या बोलेगा -2 से उधर, -2 से बड़ा, और -2 पे क्या है क्लोज्ड है। अगर -2 पे यहाँ पे इक्वालिटी लगाने में आप घबरा रहे हो तो -2 पे अगर डाउट है तो -2 रख के देख लो ना। -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -2। तो 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पे आपने इक्वालिटी लगाया, इसमें कोई गलती नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं अगर इक्वालिटी पे कहीं भी कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि बच्चों को आता है इक्वालिटी लगाई या नहीं लगाया उसमें कंफ्यूजन, तो आप एक ही वैल्यू तो है ना, x + 2 = 0 का एक ही सॉल्यूशन तो है, उसको पुट करके चेक कर लो ना। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो लगा दो, नहीं हो रहा है तो मत लगा। समझ में आ रहा है? तो चलो, तो तीनों का जो इंटरसेक्शन, तीनों कहां पे दिख रहा है भाई? तीनों तो मुझे यहां पे दिख रहा है केस इंटरवल में। समझ में आ रहा है? तो केस 2 का जो फाइनल आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू -2 से 0 ओपन, 0 क्या ओपन होगा। समझ में आ रहा है? बट इस इनइक्वालिटी का जब मैं फाइनल आंसर कंक्लूड करूंगा, इस इनइक्वालिटी का जब मैं, ये तो केस 1 और केस 2 का फाइनल आंसर निकाला, बट इस इनइक्वालिटी का जब मैं फाइनल आंसर निकालने जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे केस 1 और केस 2 दोनों का क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन लेना होगा, बिकॉज दोनों को मैंने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व किया। बाद में अगर एक ही चीज को, ठीक है ना, एक ही रामायण को अगर आधा किताब आप इधर पढ़ते हो, आधा किताब इधर पढ़ते हो, तो पूरा पूरा रामायण क्या दोनों का इंटरसेक्शन होगा? क्या नहीं, दोनों का कॉमन ही तो होगा, दोनों का कंबाइन ही तो होगा ना। दोनों को जब जोड़ोगे तो पूरा पूरा रामायण का कहानी बनेगा। समझ में आ रहा है ना? तो दोनों को अगर यूनियन लेंगे तो क्या होगा? देख, ये बोलता है 0 से 2 और ये बोलता है -2 से 0। 0 यहाँ पे नहीं है, बट 0 यहाँ पे इंक्लूड हो गया। तो एक जगह पे अगर इंक्लूड हो गया तो ही तो यूनियन पे आ जाएगा ना भाई। ए सेट में 0 है और बी सेट में 0 नहीं है, तो ए यूनियन बी पे 0 नहीं आएगा क्या? आएगा ना। वही तो चीज बोल रहे हैं। तो ये बोल रहा है -2 से 0 और ये बोल रहा है 0 से 2, मतलब आंसर हो गया पूरा पूरा -2 से 2 तक। 0 इंक्लूड हो गया बिकॉज ऑफ दैट। समझ में आ रहा है? क्लियर? पक्का? तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द गिवन इनइक्वालिटी ऑलवेज होल्ड्स। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया इरेशनल इनइक्वालिटी का लास्ट पैटर्न, जहां पे आप डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकते हो, आपको दो अलग अलग केस बना करके स्क्वायर करना पड़ता है। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी उसी फ्लेवर में है, सिमिलरली ये क्वेश्चन भी उसी फ्लेवर में है। देखना, तो इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव से छोटा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो केस बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं रिमेनिंग चारों क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसानी से जो है वो आप आराम से बना सकते हैं, कोई इश्यू है ही नहीं ऐसा, ठीक है, जो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अभी और कुछ देख लेते हैं, देखने के बाद जो है अपन अपना लेक्चर जो है आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो, तो अगला टॉपिक है आपका मॉड्यूलस फंक्शन, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू। अभी इसका जो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी वाला पार्ट है, देखो फंक्शन का मतलब तो अभी पता नहीं, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपन फंक्शन क्या है, बट मॉड्यूलस फंक्शन का जो मॉड्यूलस इक्वालिटी वाला पार्ट है वही आज की क्लास में देखेंगे। बट मॉड्यूलस इनइक्वालिटी वाला पार्ट आज नहीं होगा टाइम पे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बट मॉड्यूलस जो होता है, इतना दिन से आप देख के आ रहे हो, एब्सोल्यूट वैल्यू को होता क्या आप देख सकते हो कि सर मॉड्यूलस ऑफ एक्स को अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, और x का वैल्यू अगर मैं कुछ भी डालूं, चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उसका आंसर जो है वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जैसे ध्यान से सुन, अगर मॉड्यूलस ऑफ 2 का बात करूं तो वो भी 2 आएगा, मॉड्यूलस ऑफ -2 का बात करूं तो वो भी 2 आएगा। तो ये जो फेनोमेना हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है वो आप ध्यान से समझोगे अगर इस डेफिनेशन को देखोगे मॉड्यूलस का। तो मॉड्यूलस ऑफ x को इस प्रकार से डिफाइन किया गया कि अगर इस चीज को हमेशा पॉजिटिव बनाना है, अगर इस चीज को हमेशा पॉजिटिव बनाना है, तो अगर ये मॉड्यूलस के अंदर खुद एक पॉजिटिव नंबर बैठा हुआ है, तब तो अंदर जो है वही आ जाएगा बाहर, नहीं? अगर ये नंबर खुद अपने आप में एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो उस चीज को पॉजिटिव बनाने के लिए उसके आगे एक और माइनस लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर अपन इस चीज को ध्यान से देखें कि मॉड्यूलस ऑफ -2 का आंसर 2 कैसे हो गया, वो 2 नहीं, ऐसे नहीं हुआ, वो 2 हो गया कि -2 अंदर जो चीज लिखा हुआ था उसी के आगे अपन ने एक और माइनस लगा दी। समझ में आ रहा है ना? कहने मतलब आपको इतना सा फंडामेंटल समझ के रखना है कि मॉड्यूलस ऑफ x का आंसर x हो जाएगा, मतलब जो अंदर बैठेगा वही आंसर आएगा, अगर वो अंदर वाला क्वांटिटी अपने आप में क्या है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है।
बट अगर अंदर वाला क्वांटिटी अपने आप में एक नेगेटिव क्वांटिटी होता है तो उससे पहले आपको एक और माइनस साइन लगाना होगा, और अगर वो चीज जीरो होता है तो वो तो जीरो के इक्वल हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? क्लियर है? तो इसी प्रकार से सिर्फ मॉड्यूलस ऑफ एक्स नहीं, मैं मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स को भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? एफ एक्स लिख सकता हूँ। मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स, यहाँ अंदर में कोई भी एक्सप्रेशन आप लिख लो, जैसे मान लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक बात है, इस चीज को अपन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जैसे अंदर जो था वही चीज डायरेक्टली चिपका देंगे। कब? अगर ये क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, सॉरी ग्रेटर देन जीरो है। समझ में आ रहा है ना? और इसी चीज का आंसर मैं माइनस ऑफ दैट क्वांटिटी बोलूंगा। कब बोलूंगा? अगर ये क्वांटिटी अपने आप में क्या है? नेगेटिव है। और इसी चीज का आंसर जीरो कब हो जाएगा? अगर ये क्वांटिटी अपने आप में क्या हो गया? जीरो हो गया। समझ आ रहा है ना? तो कुछ इस प्रकार से आप जो है मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स को भी डिफाइन कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? इतना सा याद रहे कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमेशा कैसे आंसर देता है। अगर मैं y बराबर मॉड्यूलस ऑफ x लिखता हूं तो यहाँ पे x का वैल्यू तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट y जो होगा वो हमेशा क्या होगा? नॉन नेगेटिव नंबर होगा। हमेशा क्या होगा? नॉन नेगेटिव नंबर होगा। ये कभी भी एक नेगेटिव नहीं हो सकता है, बिकॉज आप जानते हो कि x का वैल्यू पॉजिटिव रखे आंसर में पॉजिटिव मिलेगा, x का वैल्यू नेगेटिव रखे आंसर में पॉजिटिव मिलेगा, और x का वैल्यू जीरो रखे तो जीरो मिलेगा। तो नेगेटिव का कोई गुंजाइश नहीं है। तो आंसर जो है वो किसी भी प्रकार से आपको क्या मिल रहा है? हमेशा पॉजिटिव या फिर जीरो मिल रहा है, जिसको अपन नॉन नेगेटिव के टर्म से जानते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार से मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स का डेफिनेशन जो उसको भी आप समझ गए प्रॉपर्ली। ठीक है, ये डेफिनेशन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर इसको नहीं समझ पाओगे तो आप इस प्रकार की कहानी को नहीं कर पाओगे। डिफाइन कैसे करोगे? पॉसिबल नहीं होगा। अब इस डेफिनेशन को समझ करके अगर इसका ग्राफ को अपन प्लॉट करने की कोशिश करें, फंक्शन चैप्टर में वापस इसका ग्राफ बना के दूंगा, बट अभी अगर बात चल ही रहा है तो थोड़ा बहुत कर लेते ग्राफ के बारे में बात, है ना? आपको क्या मिल रहा है? अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है, अगर x का वैल्यू, पहले तो देख x का वैल्यू अगर जीरो है तो आंसर जीरो, अगर x का वैल्यू जीरो है तो आंसर जीरो, मतलब ये पॉइंट। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मतलब कौन सा साइड? इधर वाला या फिर इधर वाला होगा? ऑब्वियसली राइट साइड होगा, है ना? x ग्रेटर देन जीरो राइट साइड होता है। अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो fx दैट इज y का वैल्यू क्या आ रहा है? x आ रहा है। तो y इज इक्वल टू x कौन सा लाइन होता है? स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप 1 that is inclination 45 डिग्री एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया उसका लाइन। समझ में आ रहा है? पर क्या आए हो? y बराबर mx प्लस 10 तुम्हें समझ में आ रहा है ना? तो y इज इक्वल टू x मतलब m का वैल्यू 1 मतलब ये एंगल 45 डिग्री, तो ये हो गया y इज इक्वल टू x का लाइन। समझ आ रहा है? अगर मैं x लेस देन 0 का बात करूं तो x लेस देन 0 में y इक्वल टू माइनस x नहीं चलेगा। x लेस देन 0 में क्या हो जाएगा? y का वैल्यू माइनस x हो जाएगा। अगर y का वैल्यू माइनस x हो गया तो माइनस x कौन सा लाइन होता है? ये वाला लाइन होता है ना माइनस एक्स। समझ में आ रहा है? ये वाला लाइन, ये पूरा पूरा चलता है ना ऐसे माइनस एक्स, बट ये पॉजिटिव साइड में तो ये नहीं आएगा, ये सिर्फ किस साइड में आएगा? नेगेटिव साइड में, बिकॉज व्हेन x इज लेस देन 0 mod x विल बी माइनस x। समझ आ रहा है? तो कुछ इस प्रकार से आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप इस चीज का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, आप किसी भी मॉड्यूलस के अंदर अगर रखा गया चीज है तो उसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। बोले कैसे? देखते हैं सर, एक चीज देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद समझ जाओगे कहानी। ठीक है, चलो ध्यान देखो एक चीज। मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 को आपको डिफाइन करने बोला और आपको ड्रॉ करने बोला है। ध्यान देखो, ड्रॉ एंड डिफाइन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। हमने y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x को तो ड्रॉ कर रखा है, बट y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2, जैसे इसको मॉड्यूलस ऑफ fx की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। समझ आ रहा है ना? तो पहले इसको डिफाइन करना होगा, पहले इसको डिफाइन करना होगा। अगर इसको डिफाइन करेंगे तो क्या डिफाइन करेंगे? बोले सर इसका आंसर जो अंदर में बैठा हुआ है वही आएगा, जो अंदर में चीज बैठा हुआ है वही आएगा। कब होगा ऐसे? जब अंदर वाला क्वांटिटी खुद अपने आप में क्या होगा? एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, दैट इज x माइनस 2 क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अगर x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 हुआ तभी मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 का आंसर क्या हो सकता है? x माइनस 2 हो सकता है। अगर ये x माइनस 2 अपने आप में एक नेगेटिव क्वांटिटी हो गया तो यही मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ x माइनस 2 हो गया, क्योंकि आप जानते हो कि अगर ये क्वांटिटी एक नेगेटिव हो गया तो इसका आंसर डायरेक्टली x माइनस 2 लिखने से नहीं होगा। अगर डायरेक्टली x माइनस 2 लिख दूंगा तो मॉड्यूलस का आंसर नेगेटिव हो जाएगा, बट हम जानते हैं कि इसको हमेशा पॉजिटिव बनाना है, इसलिए मेरे को एक और माइनस साइन यहाँ पे लगाना पड़ा। समझ में आ रहा है ना? और इसी क्वांटिटी का आंसर 0 कब हो जाएगा? जब x माइनस 2 जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ आता है ना? क्लियर है? तो ये हो गया आपका x माइनस 2 इफ x ग्रेटर देन 2। समझ आ रहा है? क्लियर है? ये हो गया x माइनस 2 इफ x ग्रेटर देन 2। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x ग्रेटर देन 2 ही तो होगा ना। ये माइनस लगने के बाद क्या हो जाएगा? तेरा 2 माइनस x हो जाएगा, और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें तो x लेस देन 2 हो जाएगा, और इस इक्वालिटी को सॉल्व करें तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा इफ आंसर जो है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो इस चीज को देख करके ना पूरा आपको ग्राफ का आइडिया मिल जाएगा यहाँ से। समझ में आ रहा है ना? बोले कैसे ग्राफ का आइडिया मिलेगा? अगर मैं ध्यान से देखूं ग्राफ का आइडिया, बोले
इस जगह पे सर जो भी नाटक चल रहा था वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा था, वो जीरो के अकॉर्डिंग चल रहा था। दिख रहा है आपको यहाँ पे जीरो के इधर उधर है ना, पहले x का वैल्यू जीरो पे y जीरो आया, फिर जीरो के इस साइड गया, जीरो से उस साइड गया। बट अभी जो रूट है वो आपका कौन है, x इक्वल टू 2। अभी जो पूरा पूरा कहीं चलेगा किसके अकॉर्डिंग चलेगा, शिफ्ट किसके अकॉर्डिंग होगा, x इक्वल टू 2 के अकॉर्डिंग। तो आप किधर चले जाओगे, जीरो तो यहाँ पे होता है, 1 इधर होता है, 2 इधर होता है। समझ में आ रहा है ना। अभी बोलोगे सर x का वैल्यू जब 2 है तब आंसर क्या होगा, 0 होगा। x का वैल्यू जब 2 से बड़ा है तो आंसर क्या आएगा, x माइनस 2। x माइनस 2 का ग्राफ अगर ध्यान से देखें तो क्या होगा, इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप अभी भी क्या है, 1 है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, m का वैल्यू अभी भी यहाँ पे क्या है, 1 है। समझ में आ रहा है ना। तो इंक्लिनेशन कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। और अगर मैं x लेस देन 2 का बात करूं, x लेस देन 2 का बात करूं तो आंसर जो है वो क्या है, 2 माइनस एक्स। दैट इज यहाँ पे आपको जो स्लोप दिख रहा है इसको अगर तरीके से लिखे तो क्या होगा, माइनस एक्स प्लस 2 होगा। दैट इज mx प्लस c, m का वैल्यू कितना है, -1। अगर स्लोप -1 है तो इंक्लिनेशन कितना होगा, 135 डिग्री। 135 डिग्री जो बेटा एडवांस में नहीं पढ़े उनको बाद में समझा दूंगा मैं ये किस प्रकार से आता है, बट अभी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा आपका, 2 माइनस एक्स हो जाएगा। समझ आ रहा है, क्लियर। तो ये होगा आपका y इज इक्वल टू x माइनस 2, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है ना। ये कब हुआ, ये 2 के अकॉर्डिंग ये शिफ्टिंग चल रहा है। समझ में आ रहा है ना। जो भी चेहरा चेंज हो रहा है ग्राफ का वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, 2 के अकॉर्डिंग चल रहा है। और अगर मैं इस लाइन का इक्वेशन पूछूं, ये तो सभी को आना चाहिए, ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है और y एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा कहीं ना कहीं x इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ गया ना कि ये है मॉड ऑफ x माइनस 2 का प्रॉपर ग्राफ, जो कि एक v शेप में है, जो कि किस शेप में है, v शेप में है। और ये है उसका वर्टेक्स। मैं आपको एक चीज बता के देता हूं, और ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है, x इक्वल टू 2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है। यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिख रहा था वो किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा था, y एक्सिस दैट इज x इज इक्वल टू 0 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा था। समझ में आ रहा है ना। कहने मतलब इतना सा एक बात क्लियर हो गया कि सर जब भी हमारे पास ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस a टाइप का पूछेगा, क्या पूछेगा, ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस a टाइप का पूछेगा, वो हमेशा सिमेट्रिकल होगा अबाउट द लाइन x इक्वल टू माइनस a। समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर तुमको मॉड ऑफ x माइनस 2 दिया तो इतना कुछ नाटक करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो कि सर x प्लस 2 अगर है तो ये x इज इक्वल टू -2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो x इक्वल टू -2 थोड़ा पीछे होगा, इस जगह पे जाओगे और v शेप बना दोगे। समझ में आ रहा है ना। अगर इसका इक्वेशन कोई पूछता है तो क्या बोलोगे, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 2। और अगर मैं इस लाइन का इक्वेशन पूछूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2, क्योंकि x लेस देन -2 के लिए मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 विल बी माइनस ऑफ x प्लस 2। तो कुछ इस प्रकार से जो है वो मॉड्यूलस ऑफ लीनियर फंक्शन, मॉड्यूलस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, देखो अगर क्वाड्रेटिक हो जाता है ना तो ग्राफ का नेचर जो है वो v नहीं रहेगा, वो कर्व बन जाएगा, वो चेंज हो जाएगा तब। ठीक है, मैं सिर्फ आपको किस चीज के लिए बोल रहा हूँ इस बात को ध्यान रखना। समझ में आ रहा है ना। बच्चे जो हमेशा गड़बड़ कर देते हैं, सर मॉड्यूलस ऑफ आपने बोले थे तो v आएगा ग्राफ, तो v क्यों नहीं आ रहा है। अरे भाई मैं तो हमेशा बोल रहा हूँ कि v तभी आएगा जब मॉड्यूलस के अंदर क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल अगर होता है तभी आपको v टाइप का शेप मिलेगा, अदरवाइज v टाइप का शेप आपको नहीं मिल सकता। समझ आ रहा है ना। बिकॉज आप जानते हो कि अगर क्वाड्रेटिक हो गया तो ये कुछ क्वाड्रेटिक टाइप का आएगा, दैट इज पैराबोला का नेचर बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। बट अगर ये x माइनस 2 है तो ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे और दूसरा स्ट्रेट लाइन ऐसे, तो ये कुल मिलाकर के v ही बनेगा। समझ आता है। तो मॉड्यूलस के अंदर जब भी आपका x प्लस a टाइप का सिनेरियो होगा तो आंसर जो है वो हमेशा क्या आएगा, उसका ग्राफ जो है उसका शेप हमेशा इस v प्रकार से होगा। और v का जो वर्टेक्स होगा, जो वर्टेक्स इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को अपन क्या बोलेंगे, ये पॉइंट कौन सा होगा, x इक्वल टू माइनस a होगा। समझ में आ रहा है ना। और ये ग्राफ आपको क्लियरली दिख रहा है, ये सिमेट्रिकल भी है x इक्वल टू माइनस a के अबाउट। ठीक है, ये सारे डाटा इंफॉर्मेशन को फीड करो अपने दिमाग में, ये काम आएगा आगे जाकर के कैलकुलस में। समझ में आता है, क्लियर है। अभी इस चीज को मैं होमवर्क में डाल रहा हूँ, इस चीज को आप करोगे प्रॉपर्ली। ठीक है, देखो इस चीज का ग्राफ अभी आप बना नहीं सकते। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आप ग्राफ छोड़ दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े नहीं अभी तक। क्वाड्रेटिक पढ़ने के बाद जाकर के इसका ग्राफ कैसे होता है मैं बता दूंगा, बट एग्जैक्टली आप डिफाइन करके दो मेरे को। ठीक है, आपको होमवर्क में बस इतना सा करना है कि इस चीज को डिफाइन करना है प्रॉपर्ली। ठीक है, डिफाइन करना है, यहाँ तक आपको काम करना है, यहाँ तक। समझ में आ रहा है ना। अगर इसको डिफाइन कर दिए तो ही मोर देन एनफ। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका मॉड्यूलस फंक्शन हो गया। इसका वैल्यू कैसे होता है, अगर कोई बोलता है मॉड्यूलस ऑफ -3.5 क्या होगा, 3.5 तो बोलेगा, बट उसके पीछे का छुपे हुए लॉजिक को पकड़ना होगा कि ये आया कैसे,
ये माइनस ऑफ माइनस 3.5 दैट इज 3.5 आया। समझ में आ रहा है ना? ये डायरेक्टली मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। दैट इज यहां से ये समझ में आता है कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन है, जिसका एक्सप्रेशन पूरा पूरा डिफाइन करके मैंने लिख दिया। इस एक्स की जगह पे कुछ भी एफ एक्स अगर लिखा हुआ रहता है तो भी आप इसका आंसर दे सकते हो, और उसका ग्राफ अगर आपको बनाने के लिए बोला जाता है तो भी आप इजीली बना सकते हो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगर कुछ समझ नहीं आता है तो फोन कर दीजिएगा, बता दूंगा। ठीक है? अभी नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बेसिक मैथ्स में सिखा रखा है वो क्या है? सर y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर अगर दिया गया तो कभी भी आप मॉड्यूलस ऑफ x को छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं लिख सकते। अगर y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया गया तो हमेशा आपको क्या लिखना होगा? मॉड्यूलस ऑफ x ही लिखना होगा। मैं बार बार ये स्टूडेंट्स को बोल के देता हूं बट वो भूल जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जाकर के मेरा जरूरत होगा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, उस जगह पे आप उन लोगों की तरह अगर साइन थीटा लिख देंगे तो बहुत पीटेंगे। पहले ही बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? चाहे कितना भी दर्द हो इस 2 साल के अंदर कभी भी आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर को x नहीं लिखना है, बिकॉज ये होता ही नहीं है। जब भी आप लिखोगे गलती करोगे, बिकॉज अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड्यूलस ऑफ x। अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड्यूलस ऑफ x। ये कभी भी x हो ही नहीं सकता। समझ आ रहा है मेरी बात? ये कभी भी x हो ही नहीं सकता। अंडर रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ x होगा। समझ आता है? क्लियर है? चलो, तो यहां तक हो गया हमारा कहानी। सिमिलरली अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, जैसे मैं बोल रहा हूं अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा ट्रिगो पे आएगा तो उसको अपन क्या लिख देंगे? मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना? कभी भी साइन थीटा नहीं लिखेंगे। ठीक है? और ये पॉइंट तो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। अभी अगर इस प्रकार की चीजें आपके पास आ जाता है, इफ a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर देन मॉड्यूलस ऑफ a लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b, ना कि a लेस देन b। बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, लेकर के लिख देते हैं a लेस देन इक्वल टू b। अरे स्क्वायर रूट लेने के बाद a लेस देन इक्वल टू b थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा ना। मॉड्यूलस ऑफ a लेस देन इक्वल टू क्या आएगा? मॉड्यूलस ऑफ b आएगा। x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर होने से x लेस देन इक्वल टू 2 होता है क्या? या x का वैल्यू -2 से 2 के अंदर होता है? समझ में आ रहा है ना? तो उस चीज को सोचने का प्रयास करो ना। x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करने दिया तो अब क्या करोगे? x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। ठीक बात है? तो x का आंसर क्या आएगा? -2 से 2 के अंदर आएगा। अब जानते हो ये चीज सॉल्व करना आपको आता है, पर थोड़ी ना इसके लिए आप आंसर जो है वो x लेस देन 2 दे देते हो। x लेस देन 2 मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2, बट माइनस इंफिनिटी तक तो वो जाएगा ही नहीं, वो तो -2 पे रुक जाएगा। मतलब आपको a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर से a लेस देन इक्वल टू b लिखना गलत है पूरा पूरा। क्या लिखना चाहिए? मॉड्यूलस ऑफ a लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b। तो बोले सर यहाँ पे अगर मॉड्यूलस लगाएंगे तो क्या आएगा? मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। बोले सर क्या इसका आंसर भी यही आता है? हाँ, इसका आंसर भी यही आता है। कैसे आता है? मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? परेशान नहीं होना है, सारी चीज पढ़ाया जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने का जरूरत है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, तो ये हो गया, यहाँ तक कहानी हो गया पूरा पूरा। ठीक है? अभी आप समझ गए होंगे। ठीक है? तो प्रॉपर्ली ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कहानी जो है वो आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। मॉड्यूलस क्या होता है ये समझने का जरूरत है, मॉड्यूलस ऑफ एफ क्या होता है ये समझने का जरूरत है। ठीक है? इस चीज का एप्लीकेशन क्या है बता दिया, ग्राफ बता दिया। ठीक है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड्यूलस एक्स होता है, हमेशा ये याद रखने का जरूरत है। मॉड्यूलस आंसर जो है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। नोट में ये भी ऐड कर देना, नोट्स में जब लिखोगे। ठीक है? और अंडर रूट a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू अंडर रूट b स्क्वायर अगर है तो मॉड्यूलस ऑफ a लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b। फिर ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस a हमेशा सिमेट्रिकल होगा अबाउट द लाइन x इक्वल टू माइनस a। मतलब लाइन कैसे निकालोगे? कौन सा लाइन? इस चीज को 0 रख दो तो x इक्वल टू क्या आएगा? माइनस a ही तो आएगा ना। तो x इक्वल टू माइनस a अगर होगा तो माइनस a वाला जो भी पॉइंट है यहाँ पे इस चीज को 0 कर देंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। तो 2 के अबाउट सिमेट्रिक हो गया। x इक्वल टू 2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो गया और 2 पॉइंट के अबाउट भी सिमेट्रिक हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो मॉड्यूलस ऑफ लीनियर का आंसर ही हमेशा v शेप में होगा। मॉड्यूलस ऑफ क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या फिर दूसरा कुछ कभी भी v शेप में नहीं होगा, क्योंकि v शेप में आने के लिए स्ट्रेट लाइन आना जरूरी है और स्ट्रेट लाइन दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b उसी फॉर्मेट में आएगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि v हमेशा तभी मिलेगा जब मॉड्यूलस के अंदर क्या रहेगा? ax प्लस b टाइप का एक्सप्रेशन रहेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहां तक मैंने आपके साथ बातचीत कर ली। ठीक है? तो अभी आपको क्वेश्चंस मॉड्यूलस इक्वालिटी और मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, ठीक है,
तो मॉड्यूलस आज बस मैंने इंट्रोडक्शन देके छोड़ा, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो मेरे को बोल देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉड्यूलस को डिटेल में कवर करेंगे। और पूरा आज का लेक्चर 3 जा रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा लेक्चर में सिर्फ मॉड्यूलस ही बात करेंगे। बहुत अच्छे से 1.5 घंटे में मॉड्यूलस को समझेंगे और सीखेंगे, समझ में आ रहा है। और उसके अगले लेक्चर नंबर 5 में अपन उस चीज को करेंगे, यानी कि आपका क्या बोलते हैं, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। लॉगरिदम तो हो गया ना, तो लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी करना बाकी है। लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी करके और कुछ बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स या फिर कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रकार की चीज करके बोर्ड और जे एडवांस तक का सारे सिलेबस कंप्लीट कर देंगे लेक्चर 5 तक, ठीक है। उसके बाद आप शीट सॉल्व करोगे और शीट का डिस्कशन करेंगे हम लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से इनइक्वालिटी हमारा कंप्लीट होगा। और उसके अलावा जो रिमेनिंग इनइक्वालिटी मैंने बोला, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये अपने अपने चैप्टर में, कुछ फंक्शंस में मिलेगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा, कुछ 12 में आईटीएफ चैप्टर में मिलेगा, ठीक है, वो अलग अलग। बट अभी हम वो सारे इनइक्वालिटी को कवर करेंगे जो बेसिक अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज है। और आपका जो चैप्टर हो गया दैट इज लॉगरिथम और मॉड्यूलस और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। ये है हमारा बेसिक्स। इतना बिल्ड हो गया तो ट्रिग्नोमेट्री हो, एक्सपोनेंशियल हो, आईटीएफ हो, सारे के सारे आंख बंद करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो, तो इस मॉड्यूलस वाले टॉपिक से कोई होमवर्क तो नहीं दिया, बट इतना सा होमवर्क दे रहा हूं। एक क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 - 2√3, अंडर रूट ऑफ 4 - 2√3, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 - 2√3, ठीक है। और एक और क्वेश्चन इसी के रेस्पेक्ट में दे देता हूं, solve x² + 2√3 - 4 = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसका वैल्यू निकालना है। ये है आपका मॉड्यूलस के पार्ट का होमवर्क। और इरेशनल इनइक्वालिटी का तो होमवर्क था, आप जानते ही हो, समझ में आ रहा है। तो ये आप प्रॉपर्ली करना, करके मेरे को सबमिट करना। फिर जो भी डाउट है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं, यहीं तक खत्म करते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ और बाकी जो भी बातचीत है वो हम अगले लेक्चर में डिटेल में मॉड्यूलस को बातचीत करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्ली पढ़ते रहिए, खुश रहिए। कोई भी डाउट अगर होता है तो सर को पूछते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जितना ज्यादा पढ़ाई करेंगे अभी उतना आगे निकल जाएंगे सबसे, ठीक है। क्योंकि आपको जो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रखा है उसको आप बर्बाद मत करो, समझ में आ रहा है ना। हर किसी को ऐसे नहीं मिला, तो प्रॉपर्ली पढ़ो और जो भी डाउट आता है मेरे से डिस्कस करते जाओ। उससे नए चीज आपको भी पता चलेगा, मुझे पता चलेगा और आपका चीजें कहीं ना कहीं और क्लियर होता जाएगा, ठीक बात है। आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, अलविदा।